अब आरंभ करते हैं अपने बिंदु को। तैयार हो? कौन सा पाठ चल रहा है अपने? संधि। और संधि में क्या पढ़ना है दोस्तों आज? वृद्धि नहीं, वृद्धि संधि। क्या पढ़नी है? वृद्धि संधि। क्या होती है वृद्धि संधि? हम कल बात आरंभ कर चुके थे संधि की, जिसमें हमने जाना क्या कि यदि ए आ के बाद ई के बाद उ के बाद समान स्वर का योग हो तो दीर्घ आदेश होता है, दीर्घ संधि होती है। उसके बाद ए और आ का योग असमान स्वरों से करना आरंभ किया। यदि ए आ का योग ई उ और री के साथ होता है तो क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाना गुण संधि कहलाता है। और इसी क्रम में ए आ का योग, इसी क्रम में ध्यान रखना है, यदि ए और आ का योग ए आई या मैं कहूं ए आ का योग ओ और औ से हो तो बदलाव होंगे क्रमशः आई और औ। यही क्या कहलाती है? आपकी वृद्धि संधि कहलाती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा में मैं ये कह सकता हूं या नहीं कि यदि ए आ के साथ ए आई ओ औ का योग हो तो क्रमशः आई और औ में बदल जाती है। कह सकते हैं, लेकिन आरंभ कीजिए। यदि जो अभी आए हैं एक बार अलर्ट हो जाए। वृद्धि संधि कल हमने जहां छोड़ा था वहीं से आरंभ कर रहे हैं दोस्तों। लिखना आरंभ करें। यदि ए आ के साथ ए आई तथा ओ औ का योग हो, यदि ए आ के साथ ए आई तथा ओ औ का योग हो तो क्रमशः आई और औ में बदल जाती है। तो क्रमशः आई और औ में बदल जाते हैं, क्रमशः आई और औ में बदल जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वृद्धि संधि कहा जाता है। इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। अब हमारे पास यहाँ कितने सूत्र आ गए दोस्तों? दो। कितने फॉर्मूले बने हैं? दो बने हैं। पहला आया है हमारे पास क्या कि यदि ए या आ के साथ ए या आई का योग हो तो बदलाव क्या होगा? आई होगा। बदलाव क्या होगा? आई होगा। उदाहरण ले रहा हूं, जैसे एक शब्द आता है दोस्तों हितैषी। इसका विच्छेद क्या होगा? हित योग ऐसी। ऐसी का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों? ऐसी का अर्थ होता है इच्छा रखने वाला। हित का मतलब होता है भले की। तो शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भले की इच्छा रखने वाला। भला मानस जिसको हम कहते हैं वन वर्ड में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, वहां एक शब्द आता है भला मानस, अर्थात हित की इच्छा रखने वाला। वही तरीका क्या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालना हो तो हम क्या करेंगे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को हलंत कर दिया तो इसमें जुड़ा हुआ स्वर क्या है दोस्तों? ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सी। ए के बाद ए या आई में से कुछ भी आए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है दोस्तों? आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई बन जाता है। इधर क्या रखा हुआ है? ही। और उसके बाद है तय हलंत। आई बना लिया और आगे क्या है? सी। ही का तो ही रखेंगे, तय में आई की मात्रा जोड़ दी जाएगी और उसके बाद में क्या लिख देंगे? हितैषी। दोस्तों ऐसा प्रश्न हमें पता रहता है। अब मैं कहूं जैसे सदैव आए, हर कोई जानता है क्या होता है, जैसे तथैव आए, शब्द हर कोई जानता है क्या होगा, जैसे अतएव आए, सब हम जानते हैं क्या होगा। लेकिन शब्द ऐसे नहीं देता। परीक्षक को पता है, ये विद्यार्थी रट के आते हैं। शब्द आता है क्या? महेश्वरीय। विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महाधन ऐश्वर्य। मेरा प्रश्न यह नहीं है कि इसका विच्छेद हमें पूछेगा। महा प्लस ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद होता है। आपका जवाब एकदम सही है, लेकिन विच्छेद नहीं पूछना उद्देश्य। विच्छेद पूछने से अलावा मेरा प्रश्न है इस ऐश्वर्य में क्या ऐश्वर्य ही मूल शब्द है या किसी अन्य शब्द का यह विकारी रूप है? पुनः प्रश्न सुनना। ऐश्वर्य जो हमने लिखा है क्या यही मूल शब्द है या किसी अन्य शब्द का विकारी रूप है? विकारी रूप है। मैं पूछूं ये कौन से शब्द से बना है तो इसका जवाब आएगा दोस्तों ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कुछ एक प्रत्यय होते हैं दोस्तों जिन्हें अपवाद के प्रत्यय कह सकते हो, विशेष प्रत्यय कह सकते हो। जब प्रत्यय बिंदु आएगा इस बारे में हम और बातें करेंगे कि ये विशेष प्रत्यय क्या है। किसी भी शब्द में जुड़ेंगे तो उसके प्रथम वर्ण में बदलाव कर देते हैं। यदि ए होता है तो उसकी जगह आ बन जाएगा। यदि ई दीर्घ ई और गुण स्वर ए हो तो उसके स्थान पर आई बन जाता है। यदि उ बड़ा उ और गुण स्वर ओ हो तो उसके स्थान पर औ बन जाता है। अभी आएंगे इसी प्रकार के उदाहरण। जैसे शब्द आता है लोकेश्वरीय। शब्द क्या आता है दोस्तों? लोकेश्वरीय। क्या होगा इसका विच्छेद? लोक प्लस ऐश्वर्य। शब्द आता है महेश्वरीय। शब्द आता है क्या? महेश्वरीय। शब्द आता है दोस्तों गंगेश्वरीय। शब्द आता है वित्तेषणा।
वित्त योग ऐषणा, शब्द आता है धनेषणा। देखो एसी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला और ऐषणा का मतलब होता है केवल इच्छा। क्या? इच्छा। वित्तेषणा, वित्त की इच्छा। धनेषणा, धन की इच्छा। कई बार हम पढ़ते हैं एक शब्द आता है पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा। इस प्रकार के ये जो शब्द हैं, पहचान की बात करें तो वृद्धि संधि में या तो हमने क्या बनाया है ऐ, या फिर क्या बनाया है दोस्तों औ। ऐ या औ स्वर जुड़ा हुआ हो और शब्द को आप वहीं से तोड़ रहे हैं, जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ में से कुछ रहे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए ऐ और ओ औ में से कुछ रहे, तो संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक बार ये फेर कीजिए पहला फॉर्मेट और उसके बाद ये उदाहरण। अच्छा एक बार ध्यान सुनिए, कल हमने जो कुछ शब्द लिए थे, शायद मेरे हिसाब से वो सारी बातें आपके समझ में आ चुकी। किसी ने दोहरान नहीं किया होगा? ईमानदारी से बताना कौन कौन नहीं पढ़ा, घर जाकर कौन कौन नहीं पढ़ा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी होती है बात जानकर कि आप इसे महत्व दे रहे हैं, इस इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर कीजिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ सके ताकि आपसी वार्तालाप न करें, केवल लिखना उद्देश्य होना चाहिए और शीघ्रता करें लिखने में। हितैषी, उसके बाद ये शब्द सदैव, तथैव, अतैव। महेश्वरीय, लोकेश्वरीय, गंगेश्वरीय, वित्तेषणा, धनेषणा, पुत्रेषणा। एक शब्द आता है शुभेसी। क्या आता है दोस्तों? शुभेसी, शुभ की इच्छा रखने वाला, शुभेसी। लिखा, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा सूत्र है, ए या आ के बाद ओ या औ का योग हो तो क्या बन जाता है दोस्तों? औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ये सारे उदाहरण लिखने के बाद आप दूसरा सूत्र लिखना, क्या? ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ओ या औ हो तो क्या बन जाएगा दोस्तों? औ बन जाता है। ये उतारिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके उदाहरण की। बढ़ सकता हूं? जरा स्वीकृति दीजिए, बढ़ा जा सकता है आगे? लिखने में बहुत धीमा है, बहुत धीमा है लिखने में। ध्यान दीजिए, नियम है क्या कि ए या आ के बाद ओ या औ हो तो क्या बन जाएगा दोस्तों? औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे शब्द आता है परम औषध। शब्द क्या है दोस्तों? परम औषध। वही वाली बात, क्या औ या ऐ की मात्रा में से हम किसी शब्द को तोड़ रहे हैं, संधि कौन सी होगी? वृद्धि। संधि कौन सी होगी? वृद्धि। परम औषध का संधि विच्छेद होता है क्या? परम योग औषध। परम योग औषध। मुझे चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, मैं को जैसे ही स्वर रहित किया, क्या निकला? ए। आ नहीं ए। आ आएगा जैसे शब्द आता है महोजस्वी, महायोग ओजस्वी, महायोग ओजस्वी। उसकी वार्ता हम बाद में करेंगे, लिखा हुआ भी तो सही बोलना है हमें। परम योग औषध। अब ए के बाद हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? औ। तो हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों के स्थान पर? औ लिखा जा सकता है। इधर क्या बचा है? परम, और आगे क्या लिखा हुआ है? श और ध, से और ध। पे का तो पे रहा, रे का रे रहा, मैं औ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मऊ, और आगे क्या लिखा हुआ है? श और ध। परमोषध का क्या बना दिया? परमोषध बना दिया। महोजस्वी। एक इसी में परमौषधि भी आता है दोस्तों। क्या आता है? परमौषधि भी आता है। एक आता है मंत्रोस्ति। क्या आता है दोस्तों? मंत्रोस्ति। सुनते चलिए, इसको फेर भी करते चलिए। ये शब्द मैं लिख रहा हूं, इनका आपको घर जाकर के विच्छेद करना है कल की तरह, ऐसे होमवर्क है ये। मंत्रोस्ति। एक आता है परमौज, परम प्लस ओज, परम प्लस ओज। हाँ, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों जो मैंने लिख दिया है, महोत्सुक्य। बहुत अच्छा शब्द है, महोत्सुक्य। महा प्लस औत्सुक्य, महा प्लस औत्सुक्य। इस औत्सुक्य में मूल शब्द है उत्सुक। मूल शब्द क्या है दोस्तों इसमें? उत्सुक। प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये। अभी मैंने बताया था ना, उ के स्थान पर क्या बन जाता है? औ। उ के स्थान पर क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ये ध्यान रखना। परमोदार्य। कौन है? परमोदार्य। विच्छेद क्या होगा इसका?
परम प्लस औदार्य। औदार्य में भी मूल शब्द क्या है दोस्तों? उदार। आगे क्या जुड़ा हुआ है? ये। आगे क्या जुड़ा हुआ है? ये। बस यही प्रश्न हमें ध्यान रखने हैं, जो एक साथ दो चीजें बता रहा है। इस शब्द में संधि भी पूछ ली, उपसर्ग भी पूछ ली, प्रत्यय का भी हमें पता होना चाहिए, प्रत्यय का भी हमें पता होना चाहिए। परमोदार्य शब्द देकर आपको पूछ सकता है संधि विच्छेद क्या होगा, या आपको पूछ सकता है मूल शब्द निकालिए। तो परम पहले निकल गया, ये प्रत्यय निकल गया, उदार इसमें मूल शब्द आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रौद्योगिक बहुत अच्छा शब्द है। प्रौद्योगिक, इसका विच्छेद क्या होगा? प्रयोग औद्योगिक, प्रयोग औद्योगिक, ध्यान रखना। इसमें भी आपको मूल शब्द पूछ सकता है। इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? केवल योग। केवल क्या है? योग। प्रय प्लस औद्योगिक, तो हमने इसका विच्छेद कर लिया। एक बार जरा लेखन को विराम देंगे, सुने, बहुत अच्छा शब्द है। ऐसे शब्द परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। संधि का पद दे दिया और प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए। दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए। अब इसका मूल शब्द वही विद्यार्थी निकाल सकेगा जिसे संधि, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों टॉपिक आते हों। देखो कैसे। सबसे पहले हमने किया वृद्धि संधि से इसका संधि विच्छेद। सबसे पहले तो क्या कर लिया? संधि विच्छेद। प्रयोग औद्योगिक। अब औद्योगिक जो शब्द है, इसमें दोस्तों उद्योग में जुड़ा हुआ है इक प्रत्यय। उद्योग में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अर्थात इक प्रत्यय जैसे ही निकाले तो हमारे पास एक नया शब्द आ गया, क्या? उद्योग। क्या है? उद्योग, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? व्यंजन संधि का। और व्यंजन संधि में इसका विच्छेद होता है उद्योग योग, उत् प्लस योग। प्रश्न क्या था? दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए। मूल शब्द कहा जाता है रूढ़ शब्द को। मूल शब्द किसे कहा जाता है? रूढ़ शब्द को, मतलब जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बाद यदि आप किसी योग शब्द का विच्छेद करते हो तो यह केवल यह योग, ओ योग, क योग, ए रह जाता है। मतलब क्या हो गया? वर्ण शेष बचते हैं, कोई शब्द नहीं निकलता। तो यह होता है आपका मूल शब्द। प्रश्न क्या था? मूल शब्द छांटिए। तो जवाब क्या होगा? योग। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछता है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न था। ऐसा ही एक शब्द दे दिया था, निश्चिंतता। शब्द क्या दिया था दोस्तों? निश्चिंतता। हालांकि इसके दो विकल्प सही रहे थे। यह प्रश्न बोनस गया था, वह बात अलग है, लेकिन प्रश्न का तरीका बहुत अच्छा था। दिए गए शब्द का उपसर्ग व प्रत्यय सहित योग अलग अलग कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय सहित, अर्थात इस शब्द का सारा टुकड़ा हमें एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या निकाला? प्रय। सबसे पहले क्या निकाला? प्रय। उसके बाद में क्या आया? उद्योग। उसके बाद में क्या आया था? उद्योग। लेकिन उद्योग का टुकड़ा भी हमने क्या कर लिया? उत् और योग में। तो टुकड़ा क्या हो जाएगा? प्रय प्लस उत् प्लस उसके बाद में क्या है? योग। और योग के बाद में क्या है दोस्तों? इक। अर्थात इसका यदि आपको शाब्दिक विच्छेद पूछा जाए तो जवाब होगा प्रय प्लस उत् प्लस योग प्लस इक। ऐसे ही प्रश्न तैयार करने हैं अपने को। मतलब हर शब्द का पूरा पोस्टमार्टम कर डालो, जितना टुकड़ा कर सको करिए। अब आपको इसमें संधि पूछे, ये एक संधि तो यहाँ हो रही है। प्रत्यय पूछे तो उद्योग में ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और यदि वृद्धि संधि पूछे तो औद्योगिक में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब बात आती है, अगला प्रश्न सुनना। दिए गए शब्द में उपसर्ग होंगे प्रय, उत्, प्रय व उत् दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रय और उत् दोनों ये क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे। दिए गए शब्द में प्रत्यय क्या है? एक। मूल शब्द क्या है? योग। इससे ज्यादा गहराई में प्रश्न नहीं बन सकता। बहुत अच्छे से समझ में आया। और उदाहरण बता रहा हूं इसी प्रकार का एक और बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान देना। पूर्वोपनिवेशिक। पूर्वोपनिवेशिक है दोस्तों, पूर्वोपनिवेशिक। इसका विच्छेद देखिए, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। पूर्व प्लस औपनिवेशिक। सवाल ये नहीं इसमें विच्छेद क्या होगा, प्रश्न तो फिर यही पूछ लिया। इसमें होगा कैसे होगा? मैं एक ही लाइन में इस औपनिवेशिक का टुकड़ा लिख रहा हूँ, एक ही लाइन में। देखना, औपनिवेशिक में उप तो जुड़ा हुआ है उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद में नी है उपसर्ग, उसके बाद में है वेश मूल शब्द, और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है? इक प्रत्यय। ध्यान से समझना। निवेश, सबसे पहले तो क्या है? निवेश। निवेश में उप जोड़ा तो क्या बना? उपनिवेश। पहला चरण तो क्या है? निवेश। फिर क्या आया? उपनिवेश। और उपनिवेश में इक जोड़ते ही उ की जगह क्या बन गया? औ, औपनिवेशिक। पूर्व क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग। अब इस शब्द में भी आपको ये पूछे दिए गए शब्द में उपसर्ग बताओ, तो इसमें एक तो पूर्व हो गया, एक उप हो गया, एक नी हो गया। इसमें तीन उपसर्ग हैं। मूल शब्द क्या है? वेश। और इक क्या है दोस्तों? प्रत्यय। संधि भी पूछ ली, उपसर्ग भी पूछ लिया, प्रत्यय भी पूछ लिया। प्रश्न एक ही है, बिंदु तीन हो गए। समझ में आया? फेर कर लो। महोजस्वी है, परमोषधि है, मंत्रोषधि है, परमोज, महोत्सुक्य,
परमौदार्य, प्रौद्योगिक और पूर्व औपनिवेशिक। पूर्व औपनिवेशिक, इनका ये सारा टुकड़ा थोड़ी ना उतार रहे हैं आप, लिख रहे हो, चलो लिख लीजिए, हो सकता है आपके प्रत्यक्ष स्मरण में न आए और भूल जाएं, लिख लो इसको, दोनों को लिख लो। ये तो अच्छी आदत विकसित कर रखी है, जो भी बताएं लिख डालो। हाँ हाँ, याददाश्त पे जोर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, मेमोरी कार्ड पे लोड पड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। हाँ, बिना वजह सिस्टम रुक सकता है, आराम से लिख डालो। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप घर जाकर के इनका रिवीजन कर रहे हैं। 3-4-5 दिन का ये लगातार सेशन केवल हिंदी विषय पे चलेगा, जिसमें आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक बार जैसे ये सिलेबस पूरा होगा, अकॉर्डिंग टू रीड सिलेबस आपको एक पूरी प्रश्न सेट भी मैं हल करवाऊंगा और उससे पूरी व्याकरण का रिवीजन भी हो जाएगा। शिक्षण विधियां भी आपको मिलने वाली हैं दोस्तों, शिक्षण विधियां भी आपको मिलने वाली हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से लिख दिया। आगे बढ़ सकता हूँ। ये वृद्धि संधि थी दोस्तों, कौन सी थी? वृद्धि। ए और आ का योग ई बड़ी ई ऊ बड़े ऊ और री से होता है तो ए ओ और अर बनाना गुण संधि, और ए आई तथा ओ औ से होता है तो आई और औ बनाना वृद्धि संधि। अर्थात ए और आ का योग सभी स्वरों से पढ़ चुके। अब आता है कौन सा? चौथा प्रकार संधि का। हेडिंग डालिए मित्रों, यण संधि। बहुत ही अच्छा। सबसे ज्यादा प्रश्न स्वर संधि के प्रकारों में आते हैं, तो वो कहां से आते हैं दोस्तों? यण संधि से आते हैं। कहां से आते हैं? यण संधि से। सबसे पहली बात, यण संधि होती क्या है? बिंदु का टाइटल लिख दिया, अब जरा सुने, केवल बोर्ड पर ध्यान रहे। यण संधि क्या होती है कि यदि ई और बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री, यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री के बाद कैसा स्वर योग करे? असमान स्वर का योग हो। किसका योग हो दोस्तों? असमान स्वर का। कल हमने बहुत अच्छे से बात की थी। तो ई बड़ी ई किसमें बदलेगी? ये में। ऊ बड़ा ऊ और री जो असमान होगा उसकी क्या लगा देंगे? मात्रा। चलो सर ये तो परिभाषा की बात है, कभी पूछता नहीं, हमें तो पहचानना बताओ, संधि विच्छेद करना बताओ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी पहचान क्या होगी। ध्यान दें बहुत अच्छे से। आपने क्या बनाया? ये, इसमें मात्रा जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। हमने क्या बनाया? वे में भी अगले पद की मात्रा जुड़ेगी, पूरा हो जाएगा। ये लो वे। हमने क्या बनाया? रे। अगली मात्रा की वजह से रे भी क्या होगा? पूरा। अर्थात शब्द में पहचान पे गौर करना दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। शब्द को देखते ही पहली नजर में उदाहरण तक का आप पहचान कर लोगे संधि कौन सी होगी। शब्द में ये मिल सकता है, शब्द में वे मिल सकता है, शब्द में रे मिल सकता है, एक चीज। और दूसरी बात क्या? इनसे ठीक पहला वर्ण सदैव आधा होगा। इनसे ठीक पहला वर्ण सदैव क्या होगा? आधा होगा। वह आधा क्यों होगा? यह बात अभी हम उदाहरण के समय करेंगे। ये केवल पहचान की बात है क्या कि यण संधि का यदि कोई उदाहरण आ रहा है तो यह व और रे से ठीक पहले आधा वर्ण होगा। यह व और रे से ठीक पहले क्या होगा दोस्तों? आधा वर्ण होगा। फिर बात एक और बता देता हूँ, यदि रे वाला उदाहरण देगा अर्थात री के बाद असमान वाला आपको शब्द देता है तो शब्द में आपको त्रय मिलेगा। क्या मिलेगा? त्रय। ये क्यों? इसकी भी वजह समझो। कल हमने बात की थी, परसों की कक्षा में हमने बात की थी, त्रय एक संयुक्त अक्षर होता है। बात की थी ना कल भी, एक दीदी ने प्रश्न पूछे थे, उसके संदर्भ में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, बहुत सारा पेपर सेट रखा था, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, 3 या 4। दोस्तों मैं प्रत्यक्ष स्मरण कराता रहूंगा, कौन से समय मैंने कौन सी बात पढ़ाई है, ये चीजें मैं अंतिम कक्षा तक याद रखता हूँ कि कौन से समय कौन से बिंदु में कौन सी वार्ता हुई थी। तो त्रय में मैं आपको बताया था क्या संयुक्त अक्षर का विच्छेद है तय योग रे योग ए। क्या मैं इस रे में ए को जोड़कर रे को पूरा लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है ना। पुनः सुने, रेख से पहले आधा आए तो यण संधि होगी। इस प्रकार के शब्दों में हमें क्या मिलेगा? त्रय। त्रय एक संयुक्त अक्षर है जिसका टुकड़ा होता है तय रे ए। अब रे के बाद स्वर लिखा हुआ है तो जैसे ही इस रे में ए को शामिल करेंगे रे पूरा हो जाएगा, और इसके ठीक पहले तय क्या है? आधा। बताइए दोस्तों ये स्थिति है या नहीं है? आगे समझ में बात कि रे से ठीक पहला वर्ण क्या होना चाहिए? आधा। वैसे ठीक पहले वर्ण क्या होना चाहिए? आधा। या ये से ठीक पहले वर्ण क्या होना चाहिए? आधा। यहाँ तक की बात समझ चुके होंगे। एक चीज ये तो हो गई पहचान। फिर आती है क्या कि सर इनका विच्छेद कैसे होगा? इनका विच्छेद कैसे होगा? कुछ सोपान है दोस्तों, चरण है, स्टेप वाइज स्टेप बढ़ना है। सबसे पहला तरीका होगा इसमें, सबसे पहला चरण होगा क्या कि जो आपको आधा वर्ण दिया गया है उसे पूरा लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? पूरा। सबसे पहले हमें जो आधा वर्ण मिलेगा उसे क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। उसे क्या करेंगे दोस्तों? पूरा लिख देंगे। अभी मैं इन चरणों को उदाहरण पर लागू भी करूंगा, पहले केवल चरण सुनो। दूसरी बात, आधे को तो हमने क्या लिख दिया? पूरा। अब उस आधे वर्ण के बाद यदि यह हो, वह हो और रे हो, निश्चित होंगे इनके अनुसार यह होगा, वह होगा या रे होगा। तो यदि यह होता है तो ई या बड़ी ई में से कोई एक मात्रा लगाएंगे। समझ रहे हैं? पुनः सुनना, आधे को क्या लिख दिया? पूरा। उसके बाद यदि यह वर्ण हो तो जिसको पूरा लिखा है उस पर ई या बड़ी ई में से कोई एक मात्रा आएगी। यदि आधे वर्ण के बाद वह हो तो ऊ या बड़े ऊ में से कोई मात्रा आएगी, और यदि आधे वर्ण के बाद रे हो तो री की मात्रा लगा दी जाएगी। तो मैं यह कह सकता हूं या नहीं कि यह वह या रे के अनुसार मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मात्रा लगा देंगे। दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरा और अंतिम चरण क्या?
ये वह और रे में, ये वह और रे में जो स्वर जुड़ा है, क्योंकि ये पूरे होंगे, मैंने पूरा लिखा है ना इनको, क्यों? क्योंकि आगे वाली मात्रा है इसलिए। तो ये वह और रे में जो स्वर जुड़ा है उसी से, कौन से? ये वह और रे में जो स्वर जुड़ा हुआ है उसी से अगला शब्द आरंभ होगा, उसी से अगला शब्द आरंभ होगा। बताइए दोस्तों, विच्छेद करना कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। एक उदाहरण ले रहा हूं, अब समझो। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिखा प्रत्येक, अब इसका संधि विच्छेद हमें पता है क्या होता है, प्रति योग एक होता है, पर यही क्यों हुआ अब जानोगे। सबसे पहले मैं बात करूं पहचान, देखो ये से पहले आधा मिल रहा है यण संधि, अरे भाई ऐसे पहले आधा मिला यण संधि है, ये तो गई पहचान। विच्छेद करेंगे तो आधे को क्या लिखूंगा? पूरा। तो प्रे का तो प्रे और आधा क्या था? तय लिख दिया पूरा। दो चीजें समझ में आई क्या नहीं? एक तो पहचान कर ली और एक विच्छेद करना आरंभ किया। आधे को क्या लिखा? पूरा। ये वह और रे के अनुसार आधे के बाद में क्या है? ये। अब ये के अनुसार मात्रा कौन सी आएगी? ई या बड़ी ई की। अब यह हमें ध्यान रखना है कि तय पे बड़ी ई की मात्रा लगाएं या छोटी ई की मात्रा लगाएं वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से। और अधिकांश प्रत्यय होते हैं जिनमें ई या उ का स्वर चुनना हो, तो ई या उ जो होता है वो कौन सा होता है? लघु। प्रति उपसर्ग में ई कौन सा आता है? लघु आता है। अगली बात, ये वह और रे में जो स्वर जुड़ा है अगला शब्द आरंभ करेंगे। ये में क्या जुड़ा हुआ है? ए। तो ए और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? के। प्रति योग ए। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। तो ये पहचान और ये क्या हो गया? इसका विच्छेद करने का तरीका। लिख सकते हैं इतनी बातें, उसके बाद उदाहरण पर चलेंगे। लिखिए यण संधि में, लिखिए यदि ई बड़ी ई, यदि ई बड़ी ई कोमा उ बड़ा उ व री, यदि ई बड़ी ई कोमा उ बड़ा उ व री के बाद किसी असमान स्वर का योग हो, किसी असमान स्वर का योग हो, किसी असमान स्वर का योग हो, तो ये क्रमशः यह, पुनः बोल रहा हूं पूरी पंक्ति को सुनना। यदि ई बड़ी ई उ बड़ा उ व री के बाद असमान स्वर का योग हो, तो ये क्रमशः यह, हलंत लगा देना दोस्तों, क्योंकि बनने वाला वर्ण तो हलंत ही है ना, मात्रा तो अगले पद की आएगी। तो ये क्रमशः यह व तथा रे में बदल जाते हैं। तो ये क्रमशः यह व तथा रे में बदल जाते हैं। और असमान स्वर की यह व तथा रे में बदल जाते हैं। उसके बाद लिखना है असमान स्वर की मात्रा लगा दी जाती है, असमान स्वर की मात्रा लगा दी जाती है। इसके बाद दोस्तों ये वाली चीज है ना, ऐसा कैसा, ये वाला पूरा फॉर्मेट जो मैंने गोले में बंद किया है, इसे हूबहू आप फेयर कर दीजिए, ये आपको बहुत मदद देगा। हम चाहे तो मौखिक याद रख सकते हैं, तो उदाहरण पे चलो, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, शीघ्रता करें। लेकिन पहचान क्या है, विच्छेद कैसे होगा, लिखिए एक बार। लिखा। पहचान में केवल ये लाइन लिखनी है, केवल ये से पहले आता, वैसे पहले आता, रे से पहले आता, यानी कि त्रय। फिर ये 3 लाइनें विच्छेद। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको। हाँ, जो चीज पता है उसे बार बार लेखन को जोर न देते हुए केवल अटैचमेंट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ लिखवाया हुआ है। बढ़ूं आगे। अब हमारे पास ध्यान दीजिए, यहाँ कितने फॉर्मूले हो गए? 3। एक तो ई बड़ी ई के साथ असमान का, एक उ बड़ी उ के साथ असमान का, और एक री के साथ असमान का। मैं इनमें भी बता देता हूं मित्रों, अधिकतर उदाहरण आते हैं री के बाद असमान वाले। कौन से आते हैं? री के बाद असमान में शब्द में क्या मिलेगा? हमें त्रय मिलेगा। मैं सभी की चर्चा करता हूं, देखिए कैसे। पहला फॉर्मेट हमारा बना क्या? ई के साथ असमान, ई या बड़ी ई जो भी होगी किसमें बदल जाएगी? ये में। असमान की क्या लगा देंगे दोस्तों? मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मात्रा लगा देंगे। जैसे मैं शब्द ले रहा हूं, क्या? अत्यल्प। जैसे मैंने शब्द लिया क्या? अत्यल्प। संधि पहचानी कौन सी है? यण। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। विच्छेद करूंगा वही तरीका। आधे को क्या लिखा? पूरा। आधे को क्या लिख दिया? पूरा। आगे कौन सा वर्ण है? ये।
ये की वजह से मात्रा इन दोनों में से कोई एक। अभी बताया था अधिकतर उपसर्गों में मात्रा लघु क्या होगी, लघु। कोई दिक्कत नहीं। ये में क्या जुड़ा हुआ है, ए। अगला पद ऐसे आरंभ हो जाएगा, अति प्लस अल्प। यहाँ पर अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, क्या कि हम कारण भी जानेंगे कि ये आधा वर्ण ही क्यों आया, पूरा क्यों नहीं आता। देखो अब पता लगेगा। हम बात करते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण बाहर निकालें तो क्या आएगा, लघु ही। ये चीज समझ में आई ना, क्योंकि मुझे चाहिए था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय को जैसे ही स्वर रहित किया तो तय में जुड़ी हुई छोटी ई की मात्रा बाहर लिख दी। आगे क्या बचा हुआ है, ए और फिर क्या है, ले और पे। यही है ना दोस्तों। अब ध्यान दो इस बात पे, क्या कि ई के बाद ए समान आ रहा है तो ई किस में बदल गई, ये में। ये ई कहां से आया था, तय में से निकाला था। अब तय में जो स्वर था उसका तो आपने व्यंजन बना दिया, तय में जो स्वर जुड़ा हुआ है उसका आपने क्या बना दिया दोस्तों, व्यंजन बना दिया। तो बताओ इस तय के लिए कोई स्वर बचा क्या, नहीं। यही वजह है कि ये व और रे से पहले, क्योंकि ये किसका बनाओगे, ई बड़ी ई का, वे किसका बनाओगे, ऊ या बड़े ऊ का, रे किसका बनाओगे, री का। तो जो स्वर होगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में जो स्वर होगा उसका तो हम व्यंजन बना लेंगे, तो यह वर्ण स्वर रहित ही रह जाएगा। देखिए इधर क्या है, ए और तय, आगे आ गया ये और फिर लिखा हुआ है अल्प। सबको लिखूंगा जोड़कर, ए का तो ए। खड़ी पाई का वर्ण है, पता है खड़ी पाई के वर्ण को आधा कैसे लिखा जाता है, खड़ी पाई हटा के लिख दो, ये लो जी लिख दिया। उसके आगे ये फिर से आधा, और पता चला कि ये क्या है, ए। आगे वाले ए समान की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा। फिर क्या लिखा हुआ है, ले और पे, अत्यल्प का अत्यल्प। ठीक है, और शब्द लिख रहा हूँ दोस्तों। अति प्लस उक्ति बराबर क्या होता है, अत्युक्ति। क्या होता है, अत्युक्ति। अधि प्लस आपक बराबर क्या होगा, अधि प्लस आपक बराबर क्या होता है दोस्तों, अध्यापक। क्या होता है, अध्यापक। हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज का है। नी प्लस ऊन बराबर क्या होता है, न्यून। वी प्लस आश, बहुत अच्छा शब्द है, यह समास का विलोम शब्द है। वी प्लस आश बराबर क्या होगा दोस्तों, व्यास। क्या होगा, व्यास। नी प्लस आश बराबर क्या होगा, न्यास। परि प्लस आवरण बराबर क्या होता है, पर्यावरण। परि प्लस आवरण बराबर क्या होता है, पर्यावरण। ठीक है, परि प्लस अटन बराबर क्या होगा, पर्यटन। क्या होगा, पर्यटन। समझ में तो आ रहे हैं ये, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अच्छा, अधि प्लस अक्षी, अधि प्लस अक्षी बराबर क्या होता है, अध्यक्ष। और प्रति प्लस अक्षी बराबर क्या होता है, प्रत्यक्ष। बहुत अच्छे से समझ में आया ये वाला, आप इसको फेयर कर सकते हैं। फेयर करने से पहले एक बार दूसरा फॉर्मेट और समझ लो, साथ ही फिर हम तय की चर्चा करेंगे। क्या कि ऊ या बड़े ऊ के बाद ए समान होगा, ऊ या बड़े ऊ के बाद ए समान होगा तो ऊ या बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा, वे में। जो भी ए समान रहेगा उसकी क्या लगा देंगे दोस्तों, मात्रा लगा देंगे। जैसे शब्द लेता हूं मैं, क्या, स्वल्प। शब्द क्या लिया, स्वल्प। वैसे पहले आधा है, वैसे पहले आधा है तो आधे को क्या लिखूंगा, पूरा। यहाँ पर जैसे ये की वजह से ई या बड़ी की मात्रा आई थी, वे की वजह से किसकी आएगी, ऊ या बड़े ऊ की। ऊ की मात्रा लगा दी, वे में जुड़ा हुआ स्वर कौन सा है, ए। तो विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस पल्प। अब यह तो बहुत आसान हो गया, से ऊ, उसके बाद में है ए और उसके बाद में है ले और पे। ऊ के बाद ए समान आ रहा है तो ऊ के स्थान पर बन गया वे, आगे है ए और ले और पे, और इधर क्या है, से आधा। सबको जोड़ेंगे तो से आधा खड़ी पाई का है, खड़ी पाई हटा के आधा लिख देंगे। वे में है जोड़ेंगे तो वे पूरा, और आगे लिखा हुआ है ले और उदाहरण लिख रहा हूँ इसी के, आप इसको फेयर करना शुरू कर सकते हैं। और उदाहरण लिख रहा हूँ, कान अलर्ट रखना। हाँ, अनु प्लस अय बराबर होता है दोस्तों अन्वय। अनु प्लस अय बराबर क्या होता है, अन्वय होता है। बिल्कुल, अनु प्लस इत बराबर होता है अन्वित। क्या होता है दोस्तों, अन्वित। वधु, वधु में वो कौन सा आता है दोस्तों, कल भी मैंने बात की थी, वधु ईर्ष्या शब्द बताया था आपको, वधु प्लस ईर्ष्या, याद आ रहा है। हाँ, तो ऐसे ध्यान रखना, वधु प्लस आगमन बराबर होता है वधु आगमन। क्या होता है दोस्तों, वधु आगमन। साधु योग आचरण बराबर होगा साधु आचरण। क्या होगा दोस्तों, साधु आचरण। साधु प्लस आचरण बराबर क्या होगा, साधु आचरण। हाँ, और मधु प्लस आलय बराबर होता है क्या, मधवालय। क्या होता है, मधवालय। मधुशाला, जानते हो मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला याद आ गई। हाँ बिल्कुल, मधवालय। और उसके बाद और बात करें हम, जैसे आता है क्या, मनु प्लस अंतर बराबर होता है मनवंतर। क्या होता है, मनवंतर। सु प्लस आगत बराबर क्या होगा, स्वागत। क्या होगा दोस्तों, स्वागत। गुरु प्लस आसन बराबर क्या होता है, गुरुवासन। क्या होता है दोस्तों, गुरुवासन होता है। अब आप इनको फेयर कर सकते हैं। केवल एक और बचा है, कौन सा, ए आ के बाद, सॉरी री के बाद ए समान का। अब कौन सा बचा है दोस्तों, री के बाद ए समान। अभी हम केवल नियम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इनके अपवादों पर अभी हमने चर्चा नहीं की है। अपवाद एक बार हम पूरी संधि के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद अपवादों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अपवाद समझने के लिए पहले पता होना चाहिए कि कहीं कोई नियम तो नहीं लग रहा। अपवाद उसी को तो कहते हैं जहाँ नियम न लगे। अगर नियम ही लग जाता तो नियमों में गिना जाता, अपवाद होता ही नहीं। तो पहले नियम पूरे जानेंगे, उसके बाद अपवाद की वार्ता होगी।
लिख दिया। बढ़े आगे। अंतिम लाइनों में बैठे मेरे मित्र, लिख दिया दोस्तों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, सब कलाम साहब हो आप, कल गई है ना कलाम साहब की पुण्यतिथि। हाँ, इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? विद्यार्थी दिवस के रूप में। कैसे मनाया जाता है? पढ़ा है क्या कहीं? हाँ, कल भी आया था पेपर में, अगर अखबार जागते हुए पढ़ा हो तो। हाँ, आगे बढ़ सकता हूँ। आपको मैं साथ में लिखने की परमिशन भी दे रहा हूँ। थोड़ा सा गति प्रदान करें लेखन को, समझने का काम आराम से कीजिए, लिखने में थोड़ी स्पीड रखिए ताकि कवर किया जा सके। हाँ, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला है अपना कौन सा, ए या सॉरी री के बाद ए समान। कौन सा होगा दोस्तों? री के बाद ए समान। जैसे तीसरा फॉर्मेट कह सकते हैं जनसंधि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अंतिम, क्या री के बाद ए समान स्वर का योग होगा। तो री के स्थान पर क्या बन जाता है दोस्तों? रे। क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। और जो भी असमान स्वर होगा उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा। इसके आगे कोष्टक में क्या लिखना है आपको? त्रय लिखना है, ताकि ये चीज याद रहे शब्द में क्या मिलेगा? त्रय मिलेगा। जैसे मात्रादेश, शब्द क्या है दोस्तों? मात्रादेश। इसका विच्छेद कैसे करेंगे? त्रय मिल गया, संधि पहचान ली, पहले विच्छेद की बात सुनो। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? त्रा। क्या दिख रहा है? त्रा। और आपको पता है त्रा का टुकड़ा क्या होगा? देखो, त्रय बराबर होता है तय प्लस रे प्लस ए। यदि यहाँ आ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आ। अर्थात त्रा का टुकड़ा क्या है? तय प्लस रे प्लस आ, तय प्लस रे प्लस आ। रे में आ जोड़ूंगा मित्रों तो मैं रा लिख सकता हूँ, और इधर क्या है? तय। अब हम विच्छेद करेंगे यहाँ से। कैसे? वही तरीका, आधे को क्या लिखूंगा? पूरा। तो माँ, और उसके बाद में क्या है? तय। तय को लिख दिया पूरा। यहाँ तक कोई दिक्कत रहेगी क्या? क्योंकि त्रा चाहिए था, रे से पहले तैयार है, इसे त्रा में, यही तो है ना ये। इसे त्रा का हमने विच्छेद किया तो पता चला कि रे से पहले क्या लिखा हुआ है? आता तय। मैंने यही तो बताया था कि आधे को क्या लिखेंगे? पूरा। तय को पूरा लिख दिया। यदि यहाँ ये होता तो मात्रा आती ई या बड़ी ई की। यदि यहाँ वे होता तो मात्रा आती वे ऊ या बड़े ऊ की। और यदि यहाँ रे है तो मात्रा किसकी आएगी? री की। ये लो जी, री की मात्रा लगा दी। क्लियर? फिर बाद में बात आती है क्या? रे, ये और वे, इसमें जो भी स्वर जुड़ा है उससे अगला शब्द आरंभ करेंगे। रे में क्या जुड़ा है? आ। तो अगला शब्द क्या हो जाएगा? आ, और उसके बाद देश, अर्थात विच्छेद क्या हो गया? मातृ प्लस आदेश। मातृ प्लस आदेश। बहुत बारीकी से बताती है ये चीज, गलत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? माँ, और तय को यदि स्वर रहित करूंगा तो यहाँ जुड़ेगा क्या? री। तय को जैसे ही आधा किया, इन दोनों में अंतर तो पता है ना? ये तय के नीचे क्या जुड़ा हुआ है? री। ये तय के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। तय को जैसे ही स्वर रहित किया तो क्या बाहर आ गया? री। इसका मतलब ये भी हो गया कि री स्वर हिंदी में होता तो है। री स्वर हिंदी में होता तो है। कल मेरे एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि सर मैंने किसी पुस्तक में ऐसा भी पढ़ लिया है री स्वर ही नहीं होता। तो ध्यान रखना दोस्तों, री स्वर है और यहाँ है। आगे बढ़ सकता हूँ? आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? आ, और आ के बाद में क्या आता है? देश। आगे बाद में क्या आता है? देश। मैं फिर आगे बढ़ूंगा। री के बाद असमान मिला तो मुझे मिला क्या? रे। क्या मिला? रे। और आगे क्या लिखा हुआ है? आ। इधर देखो, माँ, आगे लिखा हुआ है तय हलन। इन तीनों को जोड़ो दोस्तों, तय रे आ, तय रे आ। दिख रहे हैं? ये समान है या नहीं है? दोनों जरा ध्यान दो बोर्ड पे, ये दोनों समान है। तय रे आ, इन तीनों को जोड़कर मैं त्रा लिख सकता हूँ। इधर आगे लिखा हुआ है देश, इधर क्या रह गया? माँ, और आगे क्या लिखा हुआ है? देश। सबको जोड़िए, माँ त्रा देश। ये चीज समझ में आ गई क्या? बस जन संधि समझ गए पूरी। जैसे इसी का विलोम शब्द आता है क्या? पित्रादेश। इसी का शब्द विलोम शब्द क्या आता है? पित्रादेश। अब एक खुशी की बात बताऊं, बहुत अच्छी लगने वाली। क्या? इस संधि में जो उदाहरण आएंगे या तो मातृ वाले आएंगे या पितृ वाले आएंगे। तो पहला शब्द तो निश्चित रूप से या तो क्या होगा? मातृ होगा, और या फिर क्या होगा? पितृ होगा। और आगे वाला शब्द क्या होगा? वह भी सुन लो। इस तरह में जो स्वर जुड़ा हो उससे बचा हुआ आगे ऐसे के ऐसे लिख देंगे। जैसे पित्रा से या पिता से शुरू हो रहा है तो शब्द कौन सा लिखूंगा? पितृ। निश्चित हो गया। त्रय में क्या जुड़ा हुआ है? आ, तो आगे लिख दूंगा आदेश। ठीक है? दूसरे उदाहरण से समझो। जैसे शब्द आ जाए मातृर्थ, शब्द क्या जाए? मातृर्थ। मां से आरंभ हो रहा है तो शब्द क्या लेंगे? पहला तो मातृ। ठीक है? त्रय में क्या जुड़ा हुआ है? ए, तो अगला शब्द हो जाएगा अर्थ। बहुत आसान कर दिया ना? हाँ, अब मैं उसके अन्य उदाहरण लिख रहा हूं, आप फेयर कर लो साथ में। हाँ, पितृर्थ, मात्रानंद, पित्रानंद, मातृच्छा, पितृच्छा, मातृच्छा, पितृच्छा, मातृपदेश है, मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस उपदेश। एक आता है पितृपदेश। क्या आता है दोस्तों? पितृपदेश। हाँ, मातृनुमति,
मातृनोमति। एलडीसी के पेपर में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। एक बार पूछा गया था इसका विच्छेद पितृनोमति का, और एक बार पूछ लिया था दिए गए विकल्पों में यण संधि का उदाहरण होगा, और यह शब्द दिया हुआ था। आरपीएससी एलडीसी 2013 का पेपर जो रिवाइज होकर के 2015 में लगा था, वहाँ एक प्रश्न ऐसा भी मिला था दोस्तों, यदि आपने कहीं पेपर पढ़ा हो। अभी हाल ही में 2018 जो एलडीसी के 4 चरणों में पेपर हुए थे, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो लिया गया था, वहाँ भी पेपर 3 और 4 में यण संधि से प्रश्न आया था। इसका मतलब यह चीज नजरअंदाज करने वाली नहीं है, महत्वपूर्ण है। मात्रंश ये भी लिख देना, पितरंश भी आता है। अब एक मैं शब्द लिखूंगा, ये सबने लिख दिया क्या? ये सब भ्रमित कैसे होते हैं? अब हमें पता यह चल चुका, हमारे जहन में एक बात आ गई क्या, कि त्रय आते ही यण संधि में जाएंगे। त्रय आते ही कहाँ जाएंगे? यण संधि में। क्यों? त्रय में क्या मिलता है हमें? रि का असमान के साथ योग मिलता है। अब मैं एक उदाहरण लिखने वाला हूँ, जरा आप पकड़ सको तो पकड़ने की कोशिश करना। मैं यही लिख रहा हूँ, आपको उसे फेयर नहीं करना है। मैं कहूंगा तब लिखना है, कहाँ लिखना है वह भी बताऊंगा। हाँ, शब्द है स्त्री उचित। पहले ये बताओ ये यण संधि का उदाहरण है या नहीं? आप इसको त्रय के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो यण संधि का है, और यहाँ पर देखिए त्रय के बाद में ये आ रहा है, अर्थात यह यण संधि का उदाहरण है। क्यों? ये से पहले क्या आ गया? आता। ये से पहले क्या आ गया? आता। लेकिन अब मैं पूछूं, इसमें योग किसका हो रहा है? ई बड़ी ई का असमान से, या ऊ बड़े ऊ का असमान से, या री का असमान से? ई और बड़ी ई का, अर्थात पहला फॉर्मेट जो आपने लिखा है कौन सा? ई या बड़ी के बाद असमान वाला, वहां पर इस उदाहरण को लिख करके गोले में बंद कर देना। इसका संधि विच्छेद होगा स्त्री प्लस उचित। क्या होगा? स्त्री प्लस उचित। ये त्रय का परिचय कराने के बाद आपको मैंने ये चीज बताई है दोस्तों, स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित। ये था कौन सा? यण संधि का भाग। ई बड़ी के बाद, ऊ बड़े ऊ के बाद और री के बाद असमान हो तो क्रमशः यह वह और रह में हमने परिवर्तन किया है। यण संधि पूरी। अब आती है अगले स्वर संधि का अंतिम प्रकार। अब आता है अपने स्वर संधि का अंतिम प्रकार कौन सा? अयादि संधि। कौन सा आता है दोस्तों? अयादि संधि। लास्ट वाले विद्यार्थी सारे बोर्ड चल रहे हैं ना? लास्ट वाली डिस्प्ले नहीं चल रही? चल रही है। चलो बिंदु पे आगे बढ़ते रहो दोस्तों। मैं तो खुद पंखा नहीं चला रखा, कूलर भी बंद कर रखा है। बिल्कुल पढ़ाई का आनंद लीजिए दोस्तों। यदि विपरीत परिस्थितियां ज्यादा होती है तो मन ज्यादा लगता है सफलता प्राप्त करने का, ताकि विपरीत परिस्थितियों से जल्दी ही छुटकारा प्राप्त हो सके। बात करता हूं अयादि संधि की। हेडिंग डालिए अयादि संधि। बिल्कुल। अब अयादि संधि में हमारे पास कितने स्वर हैं? 4। कितने स्वर हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। नियम क्या होगा? इनके बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी, जैसे हमने यण संधि में असमान पढ़ा है, यहाँ पर असमान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो नियम क्या होगा कि यदि ई बड़ी ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो, चाहे इनके बराबर का हो चाहे असमान हो, यदि ए आई ओ औ के बाद किसी भी स्वर का योग होता है तो ये क्रमशः अय, आय, अव और आव में बदल जाते हैं। और जो भी असमान होगा या समान होगा, आगे जो भी स्वर होगा, उनकी इस पर क्या लगा दी जाती है? मात्रा। ये तो हमने कल भी जान ली थी बात आती है सर परीक्षा में हमें एक तो पहचान आनी चाहिए और एक इसका विच्छेद आना चाहिए। दोस्तों पहचान क्या है वो सुनो। हम क्या बना रहे हैं? अय या आय। हम क्या बना रहे हैं? अव या आव। देखो यहाँ पर ये वह। इसका मतलब निश्चित रूप से या तो शब्द में ये आएगा या फिर क्या आएगा? वह। एक बात तो पता चल गई। लेकिन सर यह चीज तो यण संधि में भी थी, यण संधि में भी थी ना। अंतर कैसे करें? तो भाई अंतर हो गया ना स्वतः ही। क्या? कि ये से पहले यहाँ क्या है? ए। ये से पहले यहाँ क्या है? आ। वैसे पहले यहाँ क्या है? ए। और या फिर वैसे पहले क्या है? आ। अर्थात यण संधि में तो हमने यह जाना था कि यह और वैसे पहले आधा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? पूरा। इसमें भी क्या होगा? पूरा। और पूरा होने के साथ एक शर्त और पता चल गई कि पूरा भी होगा और उसके साथ या तो ए जुड़ा होगा या आ जुड़ा हुआ होगा। कुछ समझ में आया? शब्द में यह और वह वर्ण मिलेंगे और उनसे ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ की मात्रा होगी। शब्द में यह या वह वर्ण मिलेंगे और उनसे ठीक पहले वाले वर्ण पर ए या आ की मात्रा होगी। तो संधि कौन सी होती है? अयादि होती है। संधि कौन सी होती है? अयादि होती है। ए क्यों आया? क्योंकि अय बनता है तो ए। आ क्यों आया? क्योंकि आय बनता है तो आ। वैसे पहले ए क्यों आया? क्योंकि वह बनता है तो ए। वैसे पहले आ क्यों आया? क्योंकि आ बनता है तो आ। यहाँ तक की बात आ गई। फिर बात आती है सर इसका विच्छेद कैसे होगा? तो इसका विच्छेद के लिए आपको ध्यान से समझना है, सुनना है मेरी बातों को। क्या? जैसे मैं एक उदाहरण लूं, शब्द है नयन। पहले पहचान करेंगे। शब्द में यह मिला,
ये से पहले अभी जैसे हमने जाना था न्यून, ये से पहले आधा था तो यण संधि थी, ये से पहले पूरा है, अब ये से पहले पूरा तो है, अयादी के चांस तो बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में अयादी है या नहीं तो पता कैसे लगाएंगे? ये से पहले वाले वर्ण पे ए या आ में से कुछ होना चाहिए। बताओ ये में, ये से पहले न में क्या जुड़ा हुआ है? ए। अयादी संधि हो गई। ये से पहले वर्ण पे ए की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी? जैसे यहाँ पर आ जाए क्या? नायक। ये से पहले वाले वर्ण पे क्या गया? आ। जैसे यहाँ पर बात करूं पवन, वैसे पहले वाले वर्ण पे क्या है? ए। मैं लिख दूं पावन, वैसे पहले वाले वर्ण पे क्या है? आ। अब तो समझ में आ गया शब्दों को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संधि का है। अब बात आती है विच्छेद कैसे होगा। अब बात आती है इसका विच्छेद कैसे होगा। दो तीन तरीके बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे याद रख लेना। दो तीन तरीके बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल लाइट आ गई ना, अच्छी बात बताऊंगा, सुनिए। क्या इस शब्द को आप स्लो मोशन में पढ़िए। क्या बात है, स्लो मोशन, गाना याद आ रहा है? हाँ, स्लो मोशन में पढ़ेंगे मतलब धीरे धीरे इसका उच्चारण करेंगे दोस्तों, और जैसे ही इसका धीरे धीरे उच्चारण करोगे तो आपको शब्द में इन चार में से कोई एक ध्वनि मिलेगी। जैसे न ये की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब कौन सा विच्छेद होगा? ए वाला। कौन सा विच्छेद होगा? ए वाला होगा। एक तरीका। सर हमें ये तो नहीं समझ में आता। दूसरा तरीका समझो, जो भी आपको शब्द दिया है उसको पूरा तोड़ डालो। क्या? स्वर व्यंजन सब अलग अलग लिख देंगे। जैसे न को आधा कर दिया, ए आया। फिर ये को आधा करेंगे, ये में भी क्या है? ए। फिर न को आधा कर दिया, न में क्या जुड़ा हुआ है? ए। बताओ इस नए शब्द का शाब्दिक विच्छेद हुआ या नहीं हुआ? मतलब स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिख देंगे। अब देखिए इन चार में से कोई एक जोड़ा मिल रहा है हमें, ये रहा, मिल रहा है ना दोस्तों। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ए। न में क्या जुड़ा हुआ है? ए। तो अन, एक पद तो हो गया ये। अय किसका बनता है? ए का। अय किसका बनता है? ए का। तो न में क्या जोड़ देंगे? ए। अर्थात नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ने योग अन। क्या होता है? ने योग अन। पहचान लोगे? इतना समय थोड़ी होता है परीक्षा में, ये भी याद नहीं करें। और समझो, ये या वह हमें शब्द में मिलेगा, ये तो निश्चित है मिलेगा। आपको क्या करना है? ये या वह में जो भी स्वर जुड़ा है उससे अगला पद आरंभ कर दो। जैसे यहाँ पर ये में जुड़ा हुआ है ए, अब आगे न नहीं होता तो नहीं लिखूंगा। जैसे ये शब्द नया होता, ये शब्द क्या होता दोस्तों? नया होता तो आप केवल ए लिख के छोड़ देते, न है तो लिख दिया। यहाँ पर नया ना होता तो आ लगा देते। समझ में आ रहा है? अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि ये और वह में जो भी स्वर जुड़ा है उससे अगला शब्द आरंभ कर देंगे। एक चीज पता चल गई, पहले यह और वैसे पहले जो वर्ण है उसे बिना कोई मात्रा के अर्थात एस वर्ण से लिख दो। लिख दिया। अब हमें यह तो पता है कि यह की वजह से या तो मात्रा आएगी ए की या आएगी आई की, या तो मात्रा आएगी कौन सी? ए की, क्योंकि यह मिला है ना हमें शब्द में, या फिर मात्रा कौन सी आएगी? आई की। वह होता तो मात्रा आती ओ की या औ की। अब कौन सी आएगी पता कैसे लगेगा? इस शब्द में देखो एक लग रही है या दो? यहाँ कितनी है? दो। ए या आई में से पहचानना है। अगर एक है तो एक मात्रा का ए होगा। यदि यहाँ पर दो हैं, जैसे नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ये में क्या जुड़ा हुआ है? ए, और आगे क्या लिखा हुआ है? के। मैंने पहले लिख दिया न को, अब न पे एक है या दो? तो और ये की वजह से आई की या औ की? आई की। अगर यहाँ पर नावक होता, थोड़ी देर के लिए समझो, तो वह की वजह से तो आती ओ या औ में से एक, ये की वजह से आएगी ए या आई में से एक। कौन सी आएगी? दो है तो दो मात्राएं लगा देंगे। तो नायक का विच्छेद तो क्या हो गया? नई प्लस अक, और नयन का क्या हो गया? ने प्लस अन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पवन शब्द का करना है विच्छेद। जैसे वे में क्या जुड़ा हुआ है? ए, आगे क्या लिखा हुआ है? न। क्या लिखा हुआ है? न। अब बात आती है वे की वजह से ओ या औ, एक या दो, तो पे में एक है या दो? एक, तो एक मात्रा का ओ। पावन की बात करते हैं, वे में जुड़ा हुआ है एर, आगे लिखा हुआ है न। पे में एक आएगी या दो? वे की वजह से ओ या औ में से एक लेनी है। दो वाला आएगा या एक वाला? दो है तो दो वाला। समझ में आ रहा है क्या? जो भी तरीका आपको पसंद आए उसके अकॉर्डिंग आप विच्छेद का चयन कर सकते हैं, विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यह थी कौन सी? अयादी संधि की सामान्य सी बात। उदाहरण पे चर्चा करने से पहले यहाँ तक का लिखो अयादी संधि। अरे समझ में तो आ रहा है अच्छे से? आवाज नहीं आई है? हाँ लिखिए अयादी संधि में, लिखने की जल्दी है सबको। लिखिए यदि ए आई, यदि ए आई ओ औ, यदि ए आई ओ औ चार हो गए के साथ कोई भी स्वर का योग हो, यदि ए आई ओ औ के साथ कोई भी स्वर का योग हो तो क्रमशः, तो ये क्रमशः अय आई, यह वर्ण हलंत होएगा ना, अय आई औ तथा आव में बदल जाते हैं। अय आई औ तथा आव में बदल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब हमारे पास कितने फॉर्मेट हो गए? चार। कितने फॉर्मेट हो गए? चार। हम एक बार इन चारों फॉर्मेटों के एक एक उदाहरण लेते हैं और उसके बाद सभी के एक साथ उदाहरण लिखेंगे। बढ़ू आगे। पहचान लिखना चाहो तो ये वाली चीज उतार दो। पहचान लिखना चाहो तो ये से पहले ए या आ, या वैसे पहले ए या आया, इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज तो आपको आ चुकी। हाँ कुछ तो दिमाग में भी सेव रखो, सब चीज कॉपी में थोड़ी लिखोगे। पे क्यों नहीं लिखा दीदी? यहाँ वह है, यहाँ पायल होता पायल, तो आप वाला तरीका अपनाता। इसी ये या वह वर्ण की, क्योंकि पता है वह किस में आ रहा है? ओ या औ में, और ये किस में आ रहा है? ए या आई में।
क्योंकि ऊ का क्या बनता है वे, ऊ का क्या बनता है दोस्तों वे बनता है, और ई का क्या बनता है ये बनता है, और हमें पता है ए और ई मिलकर बनता है ए, और ए और ऊ मिलकर के बनता है ए और ऊ मिलकर बनता है ओ। गुण संधि में पढ़ा हमने, और ऊ का क्या बनेगा वे, तो मैं क्या लूंगा वे। यह होता तो ई में जाते ए में जाते, वे है ऊ में जाएंगे या ओ में जाएंगे। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक का, पहचान लिख दी ना। अब आते हैं हमारे उदाहरणों पर। देखिए 4 हमारे पास सूत्र आ चुके हैं, इसमें कौन कौन से, ए के साथ कोई स्वर, आई के साथ कोई स्वर, ओ के साथ कोई स्वर और औ के साथ कोई स्वर। सभी का मैं एक एक उदाहरण ले रहा हूँ। इसके उदाहरणों की बात करते हैं। आप इसमें डायरेक्ट उदाहरण लिख देंगे। फॉर्मेट कितने हैं 4, चारों सूत्र वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ चारों के लिए 4। जैसे शब्द लेता हूँ क्या, केवल नय, नयन न नहीं है, नय ही है। हाँ, शब्द है गायक, शब्द है भव, शब्द है भावन, शब्द क्या है भावन, मन भावन नहीं होता क्या भावन, वो एक भवन भी आता है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा भवन हो जाएगा। चारों का विच्छेद समझो, उसके बाद चारों को फेयर करना। हाँ, वही तरीका, ये से पहले ये में क्या जुड़ा हुआ है ए, आगे कुछ नहीं, नहीं लिखूंगा। होता तो लिखते, नहीं है नहीं लिखेंगे। ये से पहले क्या लिखा हुआ है न, ये की वजह से मात्रा ए या आई में से कोई एक होगी। अब न में एक है या दो, एक, तो एक वाली एक। ये चीज तो हमें पहले से पता थी, अब ये रूप वापस कैसे आया ये जानना है। मैं न को हलन करके यहाँ पर ए लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए था, न को जैसे ही स्वर रहित किया तो ए बाहर आ गया, और इधर क्या बचा है ए, आगे कुछ नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए अपने ही स्थान पर किसमें बदलेगा दोस्तों, अय में। ए किसमें बदल जाएगा अय में। इधर क्या बचा है न, ए का बना लिया अय, और आगे क्या है ए। न में ए जोड़ेंगे तो न पूरा, ये में ए जोड़ेंगे तो ये पूरा, आगे कुछ होता तो लिख देते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए गायक का विच्छेद क्या होगा, गायक का विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ये में क्या जुड़ा हुआ है ए, और आगे क्या है के। अब ध्यान दो, ये की वजह से ए या आई की मात्रा आएगी, ए या आई क्या आएगी, एक आएगा या दो आएगा गे पे, तो दो आएंगे, गई प्लस अक। यहाँ पर पता है गे में क्या जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ है, आगे है ए और उसके बाद है क्या के। आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई अपने ही स्थान पर बदलेगा आय में। इधर क्या बचा है के, और उसके बाद में क्या है ए और के। के में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा का, के में आ जोड़ा तो क्या बना का, ये में ए जोड़ेंगे तो ये, और आगे क्या है के। आगे देखो वे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों ए, वे में क्या जुड़ा हुआ है ए, इधर क्या बचा है भे। अब ध्यान देना है हमें, क्या वे की वजह से मात्रा किसकी आएगी ओ या औ की, किसकी आएगी ओ या औ की। अब एक मात्रा है भे में ए, तो एक मात्रा वाला ओ ले लो, शब्द क्या हो गया भोदन ए। अब बात आती है भे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों ओ, उसके बाद में क्या है ए। यहाँ पर न होता तो यहाँ भी न लिख देते, या नहीं है नहीं लिखेंगे। मतलब आगे क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं, पहले क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं। संधि कहाँ होती है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। हमें तो यही तो दो काम के लगते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी लिखते जाओ, जोड़ते जाएंगे, अगर होगा तो लिख दूंगा, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जैसे अब भे को मैंने जैसे ही स्वर रहित किया तो ओ बाहर आ गया, आगे लिखा हुआ है ए, तो नियम क्या था कि ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या बनेगा औ। इधर क्या बचा है भे, ओ का बना लिया औ, और आगे क्या है ए। भे में ए जोड़ेंगे तो भे पूरा, वे में ए जोड़ेंगे तो वे पूरा। ऐसे ही भावन का क्या हो जाएगा, वे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों ए, और आगे लिखा हुआ है न। जैसे केवल भाव होता तो यहाँ पर भी क्या लिखते ए लिखते, न नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर वे में वे वर्ण की वजह से मात्रा ओ या औ की, अब ओ की आएगी औ की आएगी, तो वे में दो है या एक है दो, वे में भी दो मात्रा का ओ आएगा, अर्थात औ प्लस अन। मैं लिखूंगा ए को हलन तो आ जाएगा दोस्तों क्या औ, आगे क्या है ए, और उसके बाद है क्या न। औ के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो औ के स्थान पर क्या होगा आओ। इधर क्या है वे हलन, और आगे क्या है ए और न। वे में आ जोड़ेंगे दोस्तों तो बनेगा भा, वे में ए जोड़ेंगे तो वे पूरा, और आगे क्या है न। ये चीजें समझ में आई। अब यहाँ तक के शब्दों को तो आप उदाहरण लगा के फेयर करना शुरू कर दो, बीच में इनके मैं उदाहरण लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए इसी नियम के उदाहरण और कौन कौन से हैं। जय, लय, विलय, प्रलय, विनय, उदय, संचय। इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर देना, उदय और संचय को, क्योंकि ये दो संधियों में चलते हैं। ये अनुस्वार की व्यंजन संधि में आएगा, ये सहघोष की व्यंजन संधि में भी आएगा, उस समय भी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ भी है ये, इसका होगा उदेधन ए, इसका होगा संचय योग ए। हाँ, जैसे भवन, पवन, हवन, प्रसव, इसका विच्छेद लिख देता हूँ प्रसो योग ए। इसका अर्थ होता है जन्म। प्रसव का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। हाँ, बहुत अच्छा शब्द आता है दोस्तों सव, इसका विच्छेद होगा सो प्लस ए, क्या होगा सो प्लस ए होगा, ध्यान रखना इनका। और लिख रहा हूं दोस्तों, जैसे नायक, दायक, दायिनी, इसका क्या होगा दई प्लस इनी, दई प्लस इनी, क्योंकि ये से पहले क्या है आ, ये से पहले आ, तो ये की वजह से मात्रा ए या आई में से एक, तो आई की मात्रा लगा देंगे दे पे, तो ये में क्या जुड़ा हुआ है ई, तो अगला शब्द ई से शुरू होगा, तो अगला पद तो क्या हो जाएगा ई, और आगे लिखा हुआ है नी, और दे में क्या जोड़ देंगे आई की मात्रा, तो दई प्लस इनी, ध्यान रखना। विधायक, विधायक के बाद में है विनायक,
एक आता है विधायिका। यहाँ पर दोस्तों विधायिका लिखा हुआ है, मैं अलग से लिख देता हूँ, विधायिका। बिल्कुल। और आता है जैसे भावना, धावक, धाविका। बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूं दोस्तों। स्राव, स्त्राव नहीं, स्राव, बहना। इसका विच्छेद होता है स्रव प्लस ए। स्राव का विच्छेद क्या होगा दोस्तों? स्रव प्लस ए होगा। क्या होगा? स्रव प्लस ए होगा। स्रव प्लस ए होगा दोस्तों। ठीक है। स्राव के बाद में जैसे और शब्द लिखे हम, एक आता है बहुत अच्छा शब्द प्रसाविका। जैसे अभी मैंने बताया था, प्रसव का मतलब होता है दोस्तों जन्म। क्या होता है? जन्म होता है। प्रसाविका का मतलब होता है जन्म देने वाली, अर्थात जननी, माँ। इसका विच्छेद, संधि विच्छेद करते हैं प्रसाविका का, तो इसका होगा प्रसव प्लस इका। प्रसाविका का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? प्रसव प्लस इका होता है। ये दिख तो रहे हैं ना सभी को? ये वाली लाइनें उतार ली आपने, शुरू वाली, ये वाले चारों उतार लिए दोस्तों। तो बच्चे हुए विच्छेद और लिख दीजिए। जूम ज्यादा है क्या कैमरे का? अब सही है दोस्तों? सही दिख रहा है ना? इधर भी नहीं कट रहे, आगे भी पूरे दिखाएं। यहां तक थे आपके अयादी संधि के नियम। सुनते चलो, लिखते चलो। अब हम बात करते हैं, मैं कहूं कि स्वर संधि पूरी हो चुकी है, स्वर संधि पूरी हो चुकी है। इसके कुछ एक अपवाद शब्द होते हैं, हम उनकी चर्चा भी जब संधियां सारी पूरी हो जाती हैं उसके बाद करेंगे। अगला जो संधि का प्रकार हम आरंभ करेंगे दोस्तों, वह कौन सा है? व्यंजन। वह कौन सा है दोस्तों? व्यंजन संधि। मैं पुनः कह देता हूं, अपवाद हम छोड़ नहीं रहे हैं, अपवादों की चर्चा करेंगे। क्यों? वैसे हिंदी में अपवाद पूछता नहीं है, संस्कृत में अपवाद छूटता नहीं, हिंदी में अपवाद पूछता नहीं। परीक्षा का पैटर्न रहा है कि हिंदी में अपवाद नहीं पूछे जाते प्रश्नों के तौर पर, लेकिन चर्चा करने की वजह आपके रिट का पेपर ही है दोस्तों। रिट 2017 जब हुआ था तो उसमें एक प्रश्न के जो 4 विकल्प थे, जो जवाब नहीं था, लेकिन 4 विकल्पों में एक शब्द अपवाद का लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रश्न के जो एक तो सही विकल्प था, 3 अन्य विकल्प जो प्रश्न का जवाब नहीं थे, जो गलत विकल्प थे, उनमें से एक अपवाद शब्द का जिक्र किया जा चुका है। अतः हमें उन पर भी प्रकाश डालना होगा। एक बात। दूसरी बात, यदा कदा हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने हिंदी में संधि पढ़ी और सामने वाला भी यदि संधि का ज्ञान रखता है तो यह पूछता है कि चल बता, अगर संधि पढ़ी है तो प्रौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, अक्षोहिणी का क्या होगा, स्वेरिणी का क्या होगा, स्वेर का क्या होगा, दंतोष का क्या होगा, गवाक्ष का क्या होगा। दोस्तों केवल उसका उद्देश्य यह होता है कि ऐसी चीज पूछे जो नियमों में नहीं है, ऐसी चीज पूछे जो नियमों में नहीं है। हम उन तमाम नियमों पे बात करने वाले हैं। पहले एक बार आप चाहो तो अभी कर लीजिए, स्वर संधि के सारे अपवाद लिख देते हैं। हेडिंग लिखो, स्वर संधि के अपवाद। हाँ, काल करे सो आज और आज करे सो अब। हाँ, लिखिए स्वर संधि के अपवाद, क्योंकि हमने अभी अभी सारे स्वर संधि के नियम पढ़े हैं तो अपवाद बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। लिख रहा हूं मैं अपवाद में, सुनना, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, सुनिए। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। शब्द है मेरे पास प्रौढ़, शब्द है मेरे पास प्रौढ़ा, शब्द है मेरे पास स्वेर, शब्द है स्वेरिणी। शब्द क्या है दोस्तों? स्वेरिणी। और एक शब्द और आता है क्या? अक्षोहिणी। क्या है दोस्तों? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। आप इसे भी अक्षोहिणी ही लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह है न बनता है अण, अभी बताऊंगा क्यों बनता है, सारी चीजें समझेंगे। 5 शब्द हैं दोस्तों। बात आती है पहचानो कौन सी, क्योंकि संधि में चाहे प्रश्न कैसे भी आए, चाहे अपवाद पूछे या साधारण नियम का उदाहरण पूछे, प्रश्न तो 2 ही तरीके से पूछेगा, या तो संधि कौन सी है या विच्छेद क्या है, या तो संधि की पहचान कराएगा या विच्छेद कराएगा। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं पहचान की बात करूं तो हमें प्रथम दृष्टया अर्थात देखते ही लग रहा है कि यहाँ भी औ की मात्रा, औ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। जहाँ भी ए और ओ मिलते हैं तो गुण संधि, और ऐ तथा औ मिलता है तो वृद्धि संधि। आज ही अभी अभी हमने बात की है दोस्तों, की है ना? तो देखने में तो ये सारे शब्द हमें वृद्धि संधि के नजर आते हैं। अब जैसे ही हम इनका विच्छेद करते हैं तो देखो, प्रौढ़ का विच्छेद होता है दोस्तों प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़। प्रौढ़ा का होगा प्र प्लस ऊढ़ा, प्र प्लस ऊढ़ा। स्वेर का होता है सौ धन ईर,
स्वेरिणी का होता है क्या? सवधन ईरिणी। सवधन ईरिणी, ऐसी महिला जो स्वेच्छा से कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? स्वेरिणी। स्वेर का होता है स्वेच्छा। अक्षोहिणी का दोस्तों होता है अक्ष योग ऊहिनी। अक्ष योग ऊहिनी। अब इन सभी शब्दों को गौर से देखो, अपवाद क्या होता है पहले ये जानेंगे। यहाँ पर क्या है? ए। यहाँ पर क्या है दोस्तों? ए। आपकी दृष्टि केवल बोर्ड पर रहनी चाहिए, आपके कान बहुत अलर्ट रहने चाहिए, सारी बातें लिखवाई नहीं जा सकेंगी। मैं केवल बोल के बता रहा हूँ कि अपवाद क्यों कहा इन्हें। इस प्रे में क्या जुड़ा हुआ है? प्रे, ए जुड़ा हुआ है ना यहाँ, और इधर क्या है? ऊ। इधर क्या है? ऊ। और हमें पता है कि जब ए के साथ ऊ जुड़ता है तो गुण संधि का ओ बनता है। गुण संधि का क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। औ तो नहीं बनता ना। अच्छा, यहाँ भी ए के साथ ऊ जुड़ रहा है तो क्या बनता है? ओ। ए के साथ ई जुड़ रहा है तो क्या बनता है दोस्तों? ए प्लस ई छोटी हो जाए बड़ी हो, क्या बनता है? ए। ए के साथ ई छोटी हो जाए बड़ी हो, क्या बनता है? ए। ए के साथ ई ऊ छोटा हो जाए बड़ा हो, बनता क्या है? ओ। इन सभी को देखते हैं तो संधि विच्छेद कौन सी संधि से हो रहे हैं दोस्तों? गुण संधि के। जबकि बना हुआ रूप कौन सी संधि का है दोस्तों? ये सभी शब्द वृद्धि संधि के उदाहरणों की तरफ नजर आ रहे हैं और इनका विच्छेद किससे हो रहा है? गुण संधि से। अर्थात मैं कहूं एक संधि या एक उदाहरण में हमें दो संधियों के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, दो संधियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपवाद किसे कहते हैं? जो पर्टिकुलर एक नियम में समाहित नहीं हो सकता। यदि मैं कहता कि ये वृद्धि संधि के उदाहरण है और इनको वृद्धि संधि की तरह तोड़ देता, कैसे? प्रे प्लस ओड, तो बताओ आप इसे अपवाद कहते क्या? नहीं कहते। क्यों? वृद्धि संधि है और ए और ओ मिलकर के औ होता है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता, अपवाद नहीं होता। अपवाद होने की वजह क्या है? कि विच्छेद अलग संधि का है, मानी अलग जा रही है। समझ में आया क्या? इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद तो होता है गुण संधि से। अब बात आती है सर, प्रश्न आ जाता है दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? सबका लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न, इनमें संधि पूछ ले कि दिए गए शब्दों की संधि क्या होगी, इसमें कौन सी संधि है? तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत, मैं मेरी तरफ से कोई मत नहीं रख रहा, मैं परिभाषा बता रहा हूं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को संधि कहेंगे। और बताओ दोस्तों, बदलाव हुआ रूप जो है वह गुण संधि का है या वृद्धि संधि का है? बहुत किताबों में ये कहते हैं कि गुण संधि है। ये गुण संधि के तो अपवाद हैं। गुण संधि के तो क्या है? ये अपवाद। जबकि उदाहरण कौन सी संधि में गिने गए? ये वृद्धि में। अगर ये गुण संधि के विच्छेद है, गुण संधि इसमें मानी जाती तो अपवाद थोड़ी कहता। अपवाद कहने का कारण क्या है? विच्छेद कोई और, परिणाम कोई और। तो पहले तो लिखना कैसे है, लिखने की शैली बता रहा हूं, सुनिए। आप पहले तो इन 5 शब्दों को इनके विच्छेद के साथ लिखोगे, जैसे प्रोड बराबर प्रे प्लस ओड, प्रोडा बराबर प्रे प्लस ओडा, स्वेर बराबर सव प्लस ईर, स्वेरिणी बराबर सव प्लस ईरिणी, अक्षोहिणी बराबर अक्ष प्लस ऊहिणी। ये नए का अणे क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि ये क्षय संयुक्त अक्षर है और इसमें एक क्षय भी होता है, पता है ना हमें। और मैंने कल परसों रामायण का जब उदाहरण दिया था उस समय चर्चा की थी कि क्षय मिल जाता है, नए का क्या हो जाता है? अणे। ठीक है, यहाँ पर न होता, लेकिन रे की वजह से यह क्या हो गया? अणे। ये चीजें तो समझ में आती हैं, क्योंकि जब व्यंजन संधि का अपवाद पढ़ाऊंगा उस समय इस चीज पे मैं फोकस करूंगा। वहां मैं रामायण और नारायण का पुनः संधि विच्छेद करूंगा, अक्षोहिणी की भी चर्चा मैं दोबारा करूंगा। तो पहले क्या करोगे, सुनिए एक बार, यहाँ तक कि इन 5 शब्दों को इनके विच्छेद के साथ उतार दोगे और फिर मैं बोलूंगा वो लिखना है। प्रोढ़, प्रोढ़ा, स्वेर, स्वेरिणी, अक्षोहिणी। लिख दिए? अरे भाई 5 शब्द बराबर लगा के 5 का विच्छेद लिखना था और कुछ नहीं। अब लिखिए, उपरोक्त 5 शब्दों में, उपरोक्त 5 शब्दों में वृद्धि संधि मानी जाती है। उपरोक्त 5 शब्दों में, उपरोक्त 5 शब्द है हमारे पास, उपरोक्त 5 शब्दों में यदि अपवाद पूछेगा तो अभी तक आज तक अपवाद हिंदी में पूछे नहीं गए, तो सबसे पहले वही अपवाद लेगा जो प्रचलन में है। यदि स्वर संधि के अपवाद उठाता है तो ये 5 मिल जाएंगे। अभी और आएंगे अपवाद और हैं, लेकिन उनका नियम अलग होगा। उपरोक्त 5 शब्दों में वृद्धि संधि मानी जाती है, लेकिन इनका विच्छेद, लेकिन इनका विच्छेद, इनकी संधि विच्छेद। वापस से बोल रहा हूं, उपरोक्त 5 शब्दों में वृद्धि संधि मानी जाती है, लेकिन इनका विच्छेद गुण संधि के अनुसार होता है। लेकिन इनका विच्छेद कौन सी संधि के अनुसार होता है? गुण संधि के अनुसार होता है। इनका विच्छेद गुण संधि के अनुसार होता है। बताइए दोस्तों, यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ता हूं, देखिए 5 शब्दों का संधि विच्छेद कौन सी से हुआ? गुण संधि से। मानी कौन सी गई? वृद्धि। अब लिख रहा हूं दूसरे नंबर पे अलग उदाहरण, अगले उदाहरण अपवाद में जो आते हैं। शब्द आता है दोस्तों गवाक्ष। शब्द क्या आता है दोस्तों? गवाक्ष। शब्द क्या आता है? गवाक्ष। बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है। इस गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों गव योग अक्ष नहीं। अब यहां से मैं एक बात बोलने वाला हूं, बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा, या मैं कहूं केवल मानक पुस्तकों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। हम किसी भी कोई बाजार में मिल रही है अक्षय दक्षय कैसी भी उठा के ले आते हैं, कोई पता ही नहीं चलता मानक रूप क्या है। हम भाषा का
व्याकरण पाठ्यक्रम पढ़ने के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो भाषा विज्ञान में है। हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। वैज्ञानिक भाषा वह होती है जिसमें कोई वर्ण उच्चारित होता है तो उसका लिखित रूप भी होगा। अंग्रेजी भाषा में हम जैसे के एन ओ डब्ल्यू को नो बोलते हैं, हम कहते हैं के साइलेंट हो गया, ठीक है। हिंदी में ऐसा कोई वर्ण साइलेंट नहीं होता। अगर आपने उच्चारण किया है तो लिखा जाएगा, और यदि लिखा हुआ है तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। एक चीज, इसका मानकीकृत रूप हो गया। वैज्ञानिक की बात क्या होती है, इसमें उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप होता है और लिखित ध्वनियों का उच्चारित रूप होता है। यदि कोई चीज ध्वनि के रूप में, शब्द के रूप में बोली जा सकती है तो वो निश्चित रूप से लिखी भी जा सकती है। जब भाषा विज्ञान की हम बात करते हैं तो एक नियम पढ़ेंगे, अभी आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ, अभी आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ इसके बाद में ही। क्या, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, अक्ष हो, यदि किसी शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ हो, अक्ष हो, तो उसका अर्थ तत्सम रूप अक्षी के संदर्भ से समझा जाता है। क्यों? अक्ष का मतलब होता है केंद्र। अक्ष का मतलब क्या होता है? केंद्र। जैसे हम कहते हैं ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्ष पर कितनी है? 66.5 डिग्री। कक्ष पे तो कितनी? 66, और अक्ष पे कितनी? 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। अक्ष का मतलब दूरी, केंद्र पर। अक्ष का मतलब क्या होता है? दूरी या केंद्र। लेकिन अक्षी क्या होता है? आंख का तत्सम शब्द है। आंख तद्भव है, या मैं कहूँ आंख का पर्यायवाची क्या होता है? अक्षी। अब यहाँ पर गौ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गाय। गौ का अर्थ क्या है? गाय। गौ का अर्थ क्या है? गाय। और अक्षी का मतलब क्या है? आंख। तो गवाक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? गाय की आंख। यहाँ तक समझ में आया? अभी आप कहे कि अक्ष का अक्ष ही रख दो, तो अक्ष का अर्थ क्या निकालूंगा? दूरी या केंद्र। तो मैं क्या कहूंगा? गाय की दूरी या गाय का केंद्र। शब्द ही निरर्थक बन जाता है, अशोभनीय बन जाता है, कोई अर्थ नहीं देता। समझ में आया? तो आपको करना क्या है वो सुनिए, कि जब कभी किसी शब्द के अंत में अक्ष आ जाता है तो उसका अर्थ अक्षी के रूप में स्वीकार करना होगा। इसके कोष्टक में लिख देता हूँ कि यदि आपको विकल्प में, अगर वास्तव में मानकीकृत पेपर होता है तो गवाक्ष शब्द का यदि संधि विच्छेद दिया जाएगा तो गौ प्लस अक्षी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? अक्षी ही मिलेगा। यण संधि में अभी हमने एक शब्द पढ़ा है प्रत्यक्ष, अभी हमने एक शब्द पढ़ा है अध्यक्ष, याद आ रहा है? प्रति प्लस अक्ष नहीं, प्रति मतलब सामने, अक्ष का मतलब आंखों के जो सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं हम। तो प्रति प्लस अक्षी होता है उसका विच्छेद, प्रति प्लस अक्ष नहीं होता। प्रति प्लस अक्ष का अर्थ होता है सामने का केंद्र, सामने की दूरी। कुछ समझ में ही नहीं आया, कहना क्या चाहते हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि यदि किसी पद के या किसी शब्द के अंत में अक्ष हो तो उसका अर्थ अक्षी लेंगे। क्या लेंगे? अक्षी लेंगे। इसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। तो इसका विच्छेद मैंने क्या क्या लिखी है मत दीदी, अभी मैं लिखवाऊंगा। ये सारी बातें बहुत जल्दी होती है आपको लिखवाने की, मैं खुद कह रहा हूँ। इन सभी चीजों की मैं उदाहरण दे देकर के बताऊंगा। एक अपने आप में अपवाद का सेपरेट नियम है, ये सेपरेट एक नियम पढ़ेंगे इसका। पहले केवल जानो गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है? गौ प्लस अक्षी या गौ प्लस अक्ष। यहाँ पर देखते हैं ए और ए, यहाँ पर वे में क्या जुड़ा हुआ है? भाई गे और वे को अलग करेंगे तो वे में क्या आएगा? ए, और आगे भी क्या है? ए, और आगे क्या लिखा हुआ है? क्षय। ठीक है, अर्थ में ए और ए मिलकर के क्या होता है? आ, अर्थात गे का तो गे, वे हलन, आगे क्या लिखा हुआ है? क्षय। गे में वे को आ जोड़ से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वाह, क्षय। संधि कौन सी हुई? दीर्घ। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही? यहाँ तक तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। समस्या कहाँ है? इस गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद हमें ये विकल्प ही नहीं दिया, और गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद दे दिया गो प्लस अक्षी या गो प्लस अक्ष। किसके अर्थ में दे दिया दोस्तों? अक्षी के अर्थ में दे दिया। गो का मतलब भी गाय ही होता है। गो का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? गाय ही होता है। अब इस शब्द को जोड़ते हैं तो शब्द का जवाब आता है गवक्ष। क्या आता है दोस्तों? गवक्ष आएगा, क्योंकि ओ के बाद ए है तो ओ का क्या बनेगा? अव। ओ का क्या बन जाएगा? अव। इधर के आता रह जाएगा, और आगे क्या लिखा हुआ है? अक्ष। आगे क्या लिखा हुआ है? अक्ष। गे में जोड़ेंगे तो गेपुरा, वे में जोड़ेंगे तो वेपुरा, आगे क्या बच जाएगा? क्षय ही बच जाएगा। अर्थात शब्द होना चाहिए था गवाक्ष, बन क्या रहा है? गवक्ष। इस शब्द के अनुसार ये संधि विच्छेद सही है क्या? इस शब्द के अनुसार ये सही संधि विच्छेद है क्या? नहीं है, लेकिन ये माना जाता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद भी दो प्रकार से माना जाता है, और इसमें संधियां भी दो मानी जाती हैं। आपको एक समय में विकल्प में एक ही मिलेगी। समझ में आया? निश्चित रूप से आपको प्रश्न अगर गवाक्ष देगा और संधि विच्छेद चयन करवाएगा तो यही मिलेगा, और ये सही है। नहीं होने के बावजूद भी माना गया। अगर इस गवाक्ष शब्द का जो सही संधि विच्छेद है यही मानते तो अपवाद होता ही नहीं, इसको दीर्घ संधि में पढ़ते। दीर्घ संधि में पढ़ते क्योंकि ये सही है। अपवाद में आने की वजह ये नहीं, अपवाद में आने की यह विच्छेद है जो नहीं होने के बावजूद भी माना गया। कुछ समझ में आया? तो गवाक्ष शब्द में कितनी संधियां हो गई? दो, दीर्घ भी और अयादी भी। एक समय में एक ही मिलेगा। संधि विच्छेद भी कितने? दो, एक तो दीर्घ संधि का और एक अयादी संधि का। बात यही समाप्त नहीं होती दोस्तों, एक शब्द और है इसी प्रकार का। क्या? गवेंद्र। देखने में हमें गुण संधि का उदाहरण लग रहा है। गुण संधि में इसका विच्छेद होता है गव योग इंद्र। गव योग इंद्र, ए और ई मिलकर के ए हो गया। यहाँ तक तो कोई बात चिंता नहीं दे रही। फिर अगर गवेंद्र शब्द में यही संधि होती और यही इसका विच्छेद माना जाता तो गुण संधि में पढ़ते। इसको अपवाद में लाने की वजह वही बात। क्या? गो प्लस इंद्र, जिसका रूप बनता है गविंद्र। जिसका रूप क्या बनता है? गविंद्र। संधि होती है कौन सी? अयादी। लेकिन नहीं होने के बावजूद भी यह मानी जाती है, अतः गवेंद्र को भी कहाँ लाना पड़ा? अपवाद में। अगर इन गवाक्ष और गवेंद्र में यहाँ दीर्घ और यहाँ गुण है वही मानी जाती तो इनको हम सेपरेटली जो संधियां थी वही पढ़ते। अपवाद में लाने की वजह क्या हो गई? इनका दूसरा संधि विच्छेद, इनका दूसरा संधि का नाम जो नहीं होने के बावजूद भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि गो का मतलब भी क्या होता है? गाय।
गो का मतलब क्या होता है गाय, अक्षी का मतलब क्या होता है आंखें, अर्थात गाय की आंखें। इसका भी मतलब क्या है गाय की आंखें। यहाँ पर देखिए गौ का मतलब भी क्या है गाय, इंद्र का मतलब स्वामी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ भी गौ का मतलब गाय, इंद्र का मतलब वही श्री कृष्ण। समझ में आ रहा है क्यों पद सार्थक बन गया, मजबूरी हो गई, संधि माननी पड़ी नहीं होने के बावजूद भी। अर्थात अब क्या लिखा जाएगा, नियम कैसे लिखे सर, कंसेप्ट तो सारा समझ में आ गया, तो लिखिए मैं बोल रहा हूं वैसे। गवाक्ष व गवाक्ष व गवाक्ष व गवेंद्र, गवाक्ष व गवेंद्र में, गवाक्ष व गवेंद्र में दो संधियां, दो संधियां, गवाक्ष व गवेंद्र में दो संधियां व दो ही संधि विच्छेद माने जाते हैं। गवाक्ष व गवेंद्र में दो संधियां और दो ही इनके क्या माने जाते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद माने जाते हैं। गवाक्ष और गवेंद्र में संधि भी कितनी मानी जाएंगी, दो, और संधि विच्छेद भी कितने माने जाएंगे, दो। फिर नीचे लिखना गवाक्ष, फेर करते चलो साथ में, गवाक्ष बराबर गव प्लस अक्षी या अक्ष, जो भी विकल्प में मिले, यदि दोनों आते हैं तो अक्षी को चुन के आना, ठीक है। ये तो हो गया कौन सी, दीर्घ संधि, ठीक है। और एक लिखना है आपको गो प्लस अक्षी या अक्ष, यहाँ अक्ष का संदर्भ अक्षी से ही होगा, यह कौन सी, अयादी। दो तो विच्छेद हो गए और दो संधियां हो गई। ये तो कौन सा था, गवाक्ष था। फिर आता है आपका कौन सा, गवेंद्र। गवेंद्र में भी क्या होता है, गव प्लस इंद्र, गवेंद्र में क्या होगा, गव प्लस इंद्र। यह संधि है कौन सी दोस्तों, गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। और एक होता है आपका जो नहीं होने के बावजूद भी माना गया, क्या, गो प्लस इंद्र, और यह संधि कौन सी, अयादी संधि। यह कौन सी दोस्तों, अयादी संधि। समझ में आ रहे हैं ना, अपवाद भी, अपवाद पहले नहीं पढ़ते, पढ़ रहे हैं पहले, अपवाद क्यों बने, कारण भी जाना है हमने। हाँ लिख दिया भैया, भैया आगे बढ़ सकता हूँ क्या। गवाक्ष और गवेंद्र की दो तो संधियां और दो ही क्या है, इनके संधि विच्छेद माने जाते हैं। दो ही क्या माने जाते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद माने जाते हैं। आगे ले रहा हूं अगला नियम, सुनिए। अगला अपवाद क्या है, शब्द है कौन सा, अक्ष। अभी बताया ना मैंने, एक ये अक्षी नहीं है और भी है, रात्र, निस, हाँ, इच्छ, अच्छ, ये किसी भी शब्द के अंत में हो। समझ में आ रहा है, यदि किसी भी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, निस, इच्छ और अच्छ हो तो अक्ष के स्थान पर कौन सा अर्थ माना जाएगा, अक्षी। क्या लेंगे, अक्षी। सुनना है, बाद में लिखना, जल्दबाजी कहां हो रही है दीदी। रात्र के स्थान पर क्या माना जाएगा दोस्तों, रात्रि। निस के स्थान पर माना जाता है निशा, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। इच्छ जहां भी होगा वहां क्या माना जाता है, इच्छा, और अच्छ जहां भी होगा उसका अर्थ क्या होता है, अच्छा। अब समझ में आया क्या है नियम, यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, निस, इच्छ और अच्छ हो तो ये क्रमशः अक्षी, रात्रि, निशा, इच्छा व अच्छा में बदल जाते हैं। सभी के उदाहरण सुनो। सबसे पहले तो क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का हम क्या करते हैं, प्रतियोग अक्षी, यण संधि में हमने पढ़ा है। अक्ष है, अक्षी लेंगे, ठीक है। बहुत कम किताबों में मिलेगा, आप बढ़िया बढ़िया नामी किताबें ले आना, आपको प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद प्रति प्लस अक्ष ही मिलता है। जबकि अक्ष का मतलब केंद्र होता है, अक्षी का मतलब आंख होता है दोस्तों। अपवाद का नियम पढ़ते हैं तब जाके पता चलता है कि संधि है क्या चीज, ठीक है। रात्र एक संयोग का उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, नवरात्र पढ़ा है ना, माँ दुर्गा के त्योहार है नवरात्र, उसको हम लिखते हैं नव प्लस रात्रि। क्या लिखते हैं, नव मानी नौ, रात्र मानी रात्रियां, नौ रातें, ठीक है। आगे आता है कौन सा, निश। निश का क्या बनाना है, निशा। व्यंजन संधि में मैं आपको एक नियम लिखवाऊंगा, एक संधि पढ़ेंगे, एहन की संधि, जिसमें शब्द आता है एहरनिस। एहन का मतलब होता है दोस्तों दिन, एहन प्लस निशा, एहन प्लस निशा। हम कहते हैं ना, दूर रहते हैं तब कि माँ तेरी याद मुझे दिन रात आती है, आप उसकी जगह यह बोल सकते हैं, मुझे आपकी याद हे माँ अहरनिस आती है। अहरनिस, एहन का मतलब दिन और निस मतलब निशा। निशा किसका पर्यायवाची है, रात्रि का, और दिन किसका पर्यायवाची है, एहन। अब मैं बात करूं, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, सप्ताह है, इसका संधि विच्छेद दीर्घ संधि में बता रहा हूं, शब्द प्लस एहन होता है दोस्तों, शब्द प्लस एहन, ये नए वर्ण, अंतिम वर्ण हलंत न हो तो उसका लोप होता है, व्यंजन संधि में पढ़ाऊंगा। शब्द मानी सात, एहन मतलब दिन, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है, द्विगु समास में पढ़ेंगे, दीर्घ संधि में आता है। पहले तो पढ़ रहे हैं ना ये चीजें, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में आता है इच्छ का इच्छा, जैसे गुण संधि में एक उदाहरण आता है यथेच्छ। अब यही भाव समास में भी पढ़ते हैं, इच्छा के अनुसार पढ़ते हैं ना। अरे इच्छ का इच्छा कैसे बना दिया, इसीलिए बना, इसका विच्छेद होता है यथा प्लस इच्छा, जैसी इच्छा हो उसके अनुसार, यथा प्लस इच्छा। यण संधि में एक उदाहरण आता है दोस्तों, स्वच्छ। स्वच्छ, वही आधे को पूरा लिखा, सु, वे की वजह से ऊ की मात्रा, वे में क्या जुड़ा हुआ है, ए, आगे क्या है, चे, और छे की जगह क्या बनाऊंगा, छा। जो सुंदर भी है और अच्छा भी है उसे कहा जाता है स्वच्छ। समझ में आ रहा है या नहीं। तो नियम क्या है, पुनः सुने, कि यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, निस, इच्छ, अच्छ हो तो क्रमशः अक्षी, रात्रि, इच्छा, निशा और अच्छा में बदल जाते हैं। पहले नियम लिखेंगे, सुनिए एक बार, उसके बाद केवल ये वाले उदाहरण उतारने हैं आपको, ये पांचों नियम लिखिए।
नियम नंबर 3 या अपवाद का तीसरा रूल क्या है? ऐसी चीजें केवल उत्कर्ष में मिलती हैं दोस्तों। हाँ, बहुत अच्छे से समझो इसको। यदि यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष ईप के उतार लेना, गलत मत लिखना। हाँ, अक्ष कोमा लगाते चलो। रात्र, निस, इच्छ तथा अच्छ हो। यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, निस, इच्छ तथा अच्छ हो तो ये क्रमशः अक्षी, रात्रि, निशा, इच्छा तथा अच्छा में बदल जाते हैं। इच्छा तथा अच्छा में बदल जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? जैसे अब ये पांचों उदाहरण काट दो। बहुत बार निकलता है, बहुत बार उपसर्ग के रूप में प्रत्यय हमारे पास पद प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। सदैव निकले। उपसर्ग में कोई अर्थ होता ही नहीं। आपने तो आज तक यही पढ़ा है, उपसर्गों के भी अर्थ होते हैं, लेकिन उपसर्गों के कोई अर्थ नहीं होता। निश्चित रूप से याद रखना, जब मैं उपसर्ग और प्रत्यय पे चर्चा करूंगा तब इस बात को और स्पष्ट करूंगा। ये वाला उदाहरण भी लूंगा आपका कि उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, कतई नहीं होता। न अर्थ उपसर्ग का होता है, न प्रत्यय का अर्थ होता है। इनका कोई अर्थ ही नहीं होता। आश्चर्य हो रहा है ना सुन के? बिल्कुल, ये सच्चाई है। उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। अब आप कहोगे कि सर आप तो ए जोड़ के नहीं बना रहे थे, हैं? वो कब देते हैं? जब आएगा तभी बताऊंगा। थोड़ा सा तो सस्पेंस रखो। सारी बातें एक ही चीज में नहीं सीखनी। जब उपसर्ग आएंगे तब बात करेंगे। केवल हम उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरणों की बात नहीं करने वाले। उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरणों के बीच में तो बहुत सारा ऐसा मैटर है जो जानना आवश्यक है। बताऊंगा। लिख दिया यहां तक का। आगे बात करते हैं। कुछ और तथ्य हैं छोटे छोटे, ध्यान दीजिए। दो शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अधरोष्ठ क्या है दोस्तों? अधरोष्ठ। और एक शब्द क्या है? दंतोष्ठ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना? दंतोष्ठ और अधरोष्ठ। फिर इन्हीं के आगे समझना, अधरोष्ठ को हम ऐसे भी लिखते हैं। अब समस्या उत्पन्न हो गई ना? यहां पर गुण स्वर है, यहां वृद्धि स्वर है। समझ में आ रहा है? शब्द चाहे इनमें कैसे भी लिखा जाए, पहली बात तो दोनों स्थितियों में वर्तनीगत शुद्धि की बात करें तो दोनों शब्द प्रचलन में हैं। दोनों ही शब्द क्या हैं? प्रचलन में हैं। इसको अपवाद में शामिल करने की वजह क्या है? देखो, अधरोष्ठ का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, अधर प्लस ओष्ठ। अधर प्लस ओष्ठ। ए के बाद में ओ या औ आए तो औ बनना चाहिए, लेकिन हम ये लिख रहे हैं। अगर इस शब्द को पढ़े तो शब्द का विच्छेद होना चाहिए अधर प्लस उष्ट। क्या होना चाहिए? अधर प्लस उष्ट। और दंतोष्ठ का संधि विच्छेद होता तो क्या है? दंत प्लस ओष्ठ होता है। दंत प्लस ओष्ठ होता है। होना क्या चाहिए? अगर गुण की बात करें तो दंत प्लस उष्ट होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ अपवाद में आने की वजह कि चाहे एक मात्रा से लिखे, चाहे दो मात्रा से लिखे, चाहे गुण के रूप में लिखे, चाहे वृद्धि के रूप में लिखे, विच्छेद यही होगा। आपको परीक्षा में ये शब्द भी दे देता है ना दंतोष्ठ, तो भी आपका विच्छेद यही होगा। अधरोष्ठ भी दे देता है तो भी विच्छेद यही होगा। अगर औ वाला दे दिया जाता है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन गुण स्वर के रूप में भी दे देता है तो भी आपका शब्द क्या होगा? इसी प्रकार से टूटेगा। ठीक है? तो आप चाहो तो लिख देना, इन शब्दों के दोनों रूप प्रचलित हैं। और दोनों शब्द उतार दो, शीघ्रता करें थोड़ी थोड़ी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये इन शब्दों के या निम्न शब्दों के दोनों रूप प्रचलित हैं। निम्न शब्दों के दोनों रूप प्रचलित हैं। जैसे मैंने कल परसों आपको उदाहरण दिया था ना, गर्मी और गर्मी वाला, वैसे रे को पूरा लिखो, आधा लिखो, दोनों शब्द शुद्ध हैं। इन शब्दों के दोनों रूप प्रचलित हैं। विच्छेद पूछेगा तो वृद्धि संधि ही होगी। संधि पूछेगी दंतोष्ठ और अधरोष्ठ शब्द कौन सी संधि के उदाहरण है, तो सदैव क्या आएगा? वृद्धि संधि। और विच्छेद क्या आएगा? जो लिखा है। संधि विच्छेद भी आ गया, नाम भी आ गया। शीघ्रता से फेर कर दो। निम्न शब्दों के दोनों रूप प्रचलित हैं। यहां तक लिखा? ये फेर कर लिए शब्द? फेर कीजिए। अंतिम बात, अभी तक की अंतिम बात, स्वर संधि के अपवादों से संबंधित अंतिम बात और शेयर करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले बिंदु पे। अंतिम बात में ये तो मोटे मोटे वो शब्द हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं या बहुत ज्यादा अपवाद के संदर्भ में गिने जाते हैं। हिंदी में नहीं, इन शब्दों को आप संस्कृत में भी पढ़ोगे। ये संस्कृत में, क्योंकि संधि जो हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वास्तविकता यह है कि ये संधि हम हिंदी की नहीं पढ़ते। हिंदी की संधियों के उदाहरण आते हैं, जैसे किसी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ जरा कोई। किसी का संधि विच्छेद क्या होता है? हिंदी के शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द। वो अलग से बिंदु पढ़ेंगे, हिंदी तद्भव की संधियां, स्वर व्यंजन विसर्ग पढ़ने के बाद आएगी हिंदी की संधियां, वो अलग हैं। ये जो हम पढ़ते हैं वो मूल भाषा की ही संधियां हैं। वे कुछ प्रचलित शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं, उनका संधि विच्छेद करने के लिए हम संस्कृत के जैसे नियमों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द और बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कुछ अन्य शब्द भी इसी के संदर्भ में है। अन्य शब्द है ये, मैं शब्द लिखूंगा, उसके आगे उसका विच्छेद लिखूंगा। जैसे बारिश हो रही है आज कैसी, मूसलाधार। अब इसका विच्छेद होना तो चाहिए मूसल प्लस एधार या आधार, यही होना चाहिए आधार, लेकिन इसका विच्छेद होता है मूसल प्लस धार। एक चीज, अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या हो गया आ, ए का आ में बदल जाना, इसे कहते हैं स्वर का दीर्घीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर का दीर्घीकरण। अगर मूसल का मतलब होता है भयंकर, एधार का मतलब प्रवाह या धाराएं। अगर जो धाराएं हैं वो तीव्र गति से नहीं आएंगी, ऐसी बारिश को मूसलाधार कहोगे, या तीव्र गति से आएंगी उसे कहोगे? तीव्र गति से आएंगी उसे कहेंगे। और ए लिख दिया तो तीव्र गति की जगह गति कैसी हो गई? मंद। इसी को दूसरे शब्द से समझना, एक शब्द आता है विश्वामित्र, ये तो पढ़ा है ना, इसका संधि विच्छेद होता है विश्व प्लस, अब यहाँ पर अमित्र लिख दूं, क्या लिख दूं दोस्तों? अमित्र लिख दूं। मित्र का मतलब सकार, एकार तो होता है, उपसर्ग के रूप में कौन सा लेते हैं? नहीं। जो विश्व का मित्र नहीं है उसे विश्वामित्र कहेंगे, या जो विश्व का मित्र है उसे विश्वामित्र कहेंगे? जो विश्व का मित्र है, अर्थात यहाँ भी वे की जगह क्या बन गया? वाह। इसे कहते हैं स्वर का दीर्घीकरण। क्या कहते हैं? स्वर का दीर्घीकरण। जैसे व्यक्ति का नाम होता है प्रभु दयाल, कोई है तो बुरा मत मान जाना, प्रभु दयाल। प्रभु दयाल में यदि बात करें तो वो क्या होता है? दीर्घ। अब नाम में हम छोटा लिखते हैं, वो हमारी गलती है, या हमारे नाम में ऐसा ही लिखा हुआ है, आधार कार्ड में छोटा वो लग गया तो सही थोड़ी करेंगे अब। हाँ बिल्कुल, जैसे कैलाश होता है, कैलाश, उसमें आना तो चाहिए, दंते लिखते हैं तालव्य। समझ में आ रहा है? नाम में वर्तनी नहीं होती, नाम में वर्तनी नहीं होती। जैसे मेरा नाम आशीष है, ठीक है, ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन मेरे नाम की अंग्रेजी की बात करें तो आई आता है, अर्थात वास्तव में होना चाहिए ऐसा अंग्रेजी के अनुसार, जबकि मैं लिखता हूँ दीर्घ। समझ में आया? बात वही है, आपका नाम आप जैसा लिखते हो वो सही होगा। क्यों? नाम में वर्तनी नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है तो मैं इसको सही क्यों करूँ भी? समझ में आ रहा है ना मेरा कहने का मतलब? शब्द की वर्तनी अलग चीज है, प्रचलन अलग चीज है। जो प्रचलित रूप है वो ये हो गया, प्रभु दयाल में ऊ कैसा होता है? छोटा। जबकि विच्छेद करेंगे तो वास्तव में ऊ कैसा होना चाहिए? प्रभु में ऊ क्या होता है? छोटा, और आगे क्या लिखा हुआ है? दयाल। जबकि शब्द को जोड़ते समय ऊ क्या हो गया? दीर्घ। इसे भी कहते हैं स्वर का दीर्घीकरण। क्या कहते हैं? स्वर का दीर्घीकरण। फिर एक शब्द आता है दोस्तों, क्या? सारंग। इसका संधि विच्छेद होता है क्या? सार प्लस अंग। क्या होता है दोस्तों? सार प्लस अंग। अब रे में है और इधर भी ए और ए मिलकर होना क्या चाहिए था? आ, जबकि हो क्या रहा है? ए। इसे कहते हैं स्वर का ह्रस्वीकरण। क्या कहते हैं? ह्रस्वीकरण, अर्थात छोटा हो जाना। ये तीनों कौन से थे? दीर्घीकरण के, अर्थात बड़ा हो जाना। समझ में तो आ रहे हैं ये? आप इन्हें दीर्घ संधि के अपवादों में गिन सकते हो। यदि इनमें से कोई भी शब्द दे दे पूछे कि कौन सी संधि में जाएगा, तो दीर्घ संधि में जाएगा। कौन सी में जाएगा? दीर्घ संधि में जाएगा। समझ में आ रहा है? व्यंजन संधि में एक उदाहरण और आता है, हालांकि यही बता देता हूँ। एक शब्द आता है, आपने सुना होगा पतंजलि, पढ़ा है क्या? इसको विच्छेदित करते हैं, पर रूप और पूर्व रूप संधियों में गिनते हैं, इसको ध्यान रखना। पर रूप संधि में गिना जाता है इसको, क्या? पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि। इसे स्वर का, जैसे ह्रस्वीकरण कहा, इसे स्वर लोप भी कह सकते हो, कि एक स्वर लोप हो जाता है, केवल एक ही बच गया ए, इसलिए ए का ए लिख दिया। यहाँ पर देखो, पहले तो इस व्यंजन का लोप हुआ, ठीक है, पहले तो किसका लोप होता है? व्यंजन का। फिर इस तय में जुड़े हुए ए का भी लोप हुआ, तो ये तय आधा हो गया ना, और इस तय में ये ए जुड़ गया तो ये तय वापस से पूरा हो गया, अर्थात यह भी स्वर के ह्रस्वीकरण प्लस वर्ण लोप की संधि में जाएगा। कौन सी में जाएगा? वर्ण लोप। संधि पूछे तो वही दीर्घ, संधि पूछे तो वही दीर्घ। हालांकि इतना डेप्थ का अपवाद आपको पूछता नहीं है, फिर भी पूछ ले तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अन्य शब्दों में आप इन्हें और उतार दीजिए। ये आपके स्वर संधि से संबंधित कुछ अपवादों की मैंने बातें की हैं आपसे, और स्वर संधि की बातें की हैं आपसे। इसके बाद आपको ये सारा फेयर कर लीजिए, फिर हम आरंभ करेंगे कौन सी? व्यंजन संधि, ब्रेक के बाद। कौन सा? ये। इसका नियम बोल के लिखवाऊं? इसका लिखवाया थोड़ी ना मैंने, अभी लिखवा दिया था ना नियम तो। अच्छा, निम्न या इन दो शब्दों के दो दो रूप प्रचलित हैं, दो दो रूप प्रचलित हैं। इन शब्दों के दो दो रूप प्रचलित हैं, और कुछ अन्य शब्द हैं जो दीर्घीकरण और ह्रस्वीकरण से संबंधित हैं, आप इन्हें फेयर कर लीजिए। इसके बाद बहुत खूबसूरत सी आप नई टाइटल को प्रस्तुति देंगे, व्यंजन संधि। नया टाइटल डालिए, व्यंजन संधि।